जी हाँ, नमस्कार मित्रों। मंथली करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ सितंबर इस वीडियो में आपका स्वागत है। और इसकी खास बात यह है कि इसका पीडीएफ और मैगजीन तो डाउनलोड कर ही सकते हैं, लेकिन ये वीडियो में हम जो आपको सारे सब्जेक्ट के करंट अफेयर्स कवर करेंगे, उसी की एक यूसीएससी टेस्ट होगी जिसमें इनाम आप सब जीत सकते हैं, लैपटॉप, मोबाइल और स्कॉलरशिप अप टू 90% फॉर अनअकैडमी कोर्सेज, जो कि होगी 20 अक्टूबर को सुबह 11 बजे और 5 बजे। तो वीडियो को पूरा एंड तक आप देखिए। बिल्कुल, मतलब ये वीडियो देखो और फिर ये टेस्ट दो, सीधी बात। और उसके बाद आप स्कॉलरशिप, कई बार क्या होता है पता नहीं होता क्या क्वेश्चन आएगा, तो पूरे सब्जेक्ट का इसको अच्छे से तैयार कर लो। इसके डिटेल नोट्स नीचे पीडीएफ में भी मिल जाएंगे, क्योंकि आज हम यहाँ कॉन्टेक्स्ट डिस्कस करेंगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन बताएंगे, यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है, उसके बाद हम लोग वैसे इस तरह से बढ़ेंगे। जी, और डिस्क्लेमर सिर्फ दो हैं। देखिए, ये वाले लिंक से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और हम सारी डिटेल्स पढ़ाएंगे नहीं, वरना क्या स्लाइड में फॉन्ट बहुत छोटे हो जाते हैं तो आपको मजा नहीं आएगा। हम एक ओवरव्यू देंगे ताकि आपको समझने में, याद रखने में मंथली मैगजीन में सुविधा रहे। बस शुरुआत करते हैं ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट में। स्वागत करता हूँ सुदर्शन सर का। सर, अलग अलग क्या डेवलपमेंट्स रहे सितंबर में? बिल्कुल सर, तो हमने क्या किया है, इस महीने का जो भी करंट अफेयर्स था ज्योग्राफी से रिलेटेड और एनवायरनमेंट से रिलेटेड, उसको थोड़े सेक्शन वाइज डिवाइड कर दिया। तो अभी हम फ्लोरा फोना, फिर क्लाइमेट के बारे में, फिर एनर्जी, फिर डिजास्टर और प्लेसेस इन न्यूज। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हालांकि यही रहेगा, लेकिन इसमें भी कुछ कुछ चीजें, और इस वीडियो की मदद से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कोई जब टॉपिक न्यूज में रहता है तो शायद वो एज इट इज न्यूज नहीं आती, उसके बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट क्या आते हैं, वो चीज अपने लिए ध्यान रखना होगा। सबसे पहले जैसे ये मैन ईटर वुल्फ, भेड़िया के काफी ज्यादा न्यूज में था, तो इसमें सबसे पहले तो बेसिक, या तो स्टेट पीसीएस ऐसे भी हो गए आजकल की एक स्टेट दूसरे स्टेट के क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो ये पूछ सकता है ये डिस्ट्रिक्ट क्यों न्यूज में था। तो भाई अपने को पता होना चाहिए बहराइच जो है ये उत्तर प्रदेश की कहानी है, ये सारी चीजें। दूसरी बात, अब थोड़ा सा इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव में जाए तो एनिमल बिहेवियर, तो ये भेड़ियों का थोड़ा एनिमल बिहेवियर का जो है उसमें पूछ सकते हैं कि ये स्मॉल पैक्स में रह रहे हैं, पेयर्स में रहते हैं, रात में ज्यादा जाग रहे हैं, नॉक्टर्नल पैटर्न दिखाई देता है हमें। उसके बाद ये डायरेक्ट एक सवाल भी आ सकता है कि ऑपरेशन भेड़िया किससे रिलेटेड था। कई बार हम इसको थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में ले जाके कहीं और चले गए, कोई दूसरे देश के साथ कंपैरिजन करवा दिया, वो ऑप्शन में कुछ भी कंफ्यूजन करा सकते हैं। तो एक ये न्यूज आपको मिल जाएगी उस पीडीएफ में, प्रॉपर डिटेल में सारी चीजें, इसके बारे में भी आपको बहुत कुछ डिटेल मिल जाएगी, तो आप वहां पर भी देख सकते हैं। अच्छे से पढ़ लेना ताकि आप लोगों का टेस्ट भी अच्छा चला जाए। फिर सर एक ये बीच में न्यूज आई थी, ये इसका मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया था, कि ये जो नामीबिया वाले जो रीजन है, इनके क्षेत्र में अब क्या है सर, संसाधन खत्म से हो रहे हैं, वहां के लोगों की फूड सिक्योरिटी पे सवाल आ गया है बहुत ज्यादा। तो अब लोगों के पास जब खाना नहीं बचेगा तो भाई मीट की तरफ जा रहे हैं, तो वहां एनिमल्स को जो है इन्होंने थोड़ा सा एक साथ निर्णय लिया कि इनको किल कर देते हैं, वाइल्ड लाइफ को, ताकि जो जितनी सीवियर ड्रॉट है, सूखे की स्थिति में जो खेती एग्रीकल्चर सिस्टम फेल हुआ है, तो वहां का जो मीट है वो लोगों को एज अ फूड की तरह सर्व कर दिया जाएगा। और इसमें हिप्पोपोटामस है, बफेलोज है, उसके बाद में ये जेबराज, एलिफेंट, सारी चीजें थी। कुछ नेचर वाले जो वैज्ञानिक हैं उनने, उनका मानना भी था कि ये कई बार करना सही भी हो जाता है, थोड़ा बैलेंस बना रहता है, नहीं तो एक टाइम के बाद ड्रॉट में इनकी जनसंख्या भी ज्यादा रहेगी, ज्यादा रिसोर्सेज पे कंपटीशन रहेगा, फिर धीरे धीरे पता लगे इनका ही सर्वाइवल नहीं हो पा रहा है। तो इनको मारने से एक बार इकोसिस्टम में जनसंख्या कंट्रोल भी रहेगी, तो जो संसाधन बचा हुआ है वो एनिमल्स, बाकी लोग अच्छे से जी पाएंगे, इकोसिस्टम स्टेबल रहेगा। जी सर। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ध्यान रखना, नामीबिया लैंडलॉक कंट्री नहीं है, नामीबिया साउथ अफ्रीका के बीच में एक ऑरेंज रिवर है, इस तरह का बेसिक जानकारी अपने को मैपिंग में, यदि आपने मेरी क्लास ली होगी तो यहाँ पर बहुत कुछ बताते हैं। बोट्सवाना का डेजर्ट वेजर्ट भी आप लोग पढ़ो, उसका याद रख सकते हो, कालाहारी। पिग्मी हॉग सुना था हमने कि भाई जो पिग है, पर अब पिग्मी हिप्पोज भी न्यूज में रहे हैं। अब ये पिग्मी शब्द का मतलब थोड़े जो बौने होते हैं, जो एकदम बिल्कुल छोटे रहेंगे, तो इसका रिलेटेड इन्होंने जो है हिप्पोपोटामस को लेके कहाँ पर मिलता है ये, तो ये वेस्ट अफ्रीका वाले रीजन में, लिबेरिया वगैरह के क्षेत्रों में। तो इसके आजकल वर्ल्ड में लोकेशन भी पूछे तो कम से कम अपने को ध्यान रहे। हालांकि थाईलैंड जू के लेकर ये काफी ज्यादा न्यूज में था, बट एक्चुअल में यदि आप देखोगे तो इनके हैबिटेट लिबेरिया वगैरह के क्षेत्रों में भी देखे जा सकते हैं। तो हैबिटेट को लेकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है सर यहाँ पे। बिल्कुल। ऐसे जो सेलिब्रिटी एनिमल होते हैं, तो वो असल सेलिब्रिटी एनिमल के पीवाई क्यों पूछने का रिवाज नहीं, वो असल में कहाँ हाँ, पाया जाता कहाँ पाए जाते हैं, मतलब इस बार भी 3-4 एनिमल इन्होंने वर्ल्ड के पूछे थे। अब बात करेंगे क्लाइमेट पोल्यूशन वाला जो सेक्टर है इसमें, और उसके आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दूंगा कि सर क्या है कि अब जो रिपीटर्स वाले बच्चे हैं, जो इस बार जिन्होंने मेंस भी दिया होगा, जिनको अभी फिर कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा है, एक बार फिर तैयारी करनी है, या इस बार जो 2025 की तैयारी करना है आप, तो अनअकैडमी पर जो बैचेस हैं वो ज्वाइन करके आप पूरी प्रिपरेशन कर सकते हो। एटलीस्ट आप अपनी पूरी प्रिपरेशन को एडवांस लेवल पे ले जा सकते हो। प्रीलिम्स मेंस की टेस्ट सीरीज है, डाउट सॉल्विंग एजुकेटर्स अवेलेबल रहते हैं, स्पेशल फोकस है आंसर राइटिंग पर, मतलब सारी चीज। उसके बाद में आप क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम को ले सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, तो तुरंत आप सब्सक्रिप्शन लेकर अपनी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। इसके साथ साथ एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन ये है कि 2025 में जो टारगेट कर रहे थे, तो अब क्या था कि ये प्राइस तो है ही आपके लिए,
लेकिन उसमें एक इंटरेस्टिंग बात है कि फ्री 3 महीने का एडिशनल बेनिफिट, मतलब आप मेंस तक की चिंता भूल जाओ, वहां तक आपको बिल्कुल सब कुछ सपोर्ट रहेगा पूरा। और जो 2026 वाले हैं उन्हें बैठे नहीं रहना है कि नहीं तो फिर घबरा रहे हैं बाद में, सर टाइम नहीं है, कि हमारे पास कितना टाइम होना चाहिए। तो भैया 17-18 महीने लग ही जाते हैं। तो एक बार शांति से सुकून से पढ़ना है तो 18 महीने का सब्सक्रिप्शन यदि आप ले रहे हैं इस प्राइस में, तो सिर्फ 18 महीने नहीं, 4 महीना और एडिशनल बैठे, और 4 महीना मतलब मेरी नजरों में सर 2 सब्जेक्ट रॉकेट हो सकते हैं, एकदम बहुत अच्छे तैयार किए जा सकते हैं। तो इसका बेनिफिट लें। 2027 वाले भी हमारे आगाज बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंडिया की बेस्ट एजुकेटर्स की टीम है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं। मृणाल सर जैसे इकोनॉमी का जो है आपको सब कुछ बढ़िया सिखा देंगे। और ये नेटफ्लिक्स जैसा मॉडल है, सारे सब्जेक्ट के सारे एजुकेटर्स के लाइव क्लासेस अनलॉक, प्रीलिम्स मेंस सीसेट। हाँ और बड़ी बात ये सर है कि कॉलेज में बच्चे होंगे जो 2026 की तैयारी, कई बार उनके कॉलेज एग्जाम वगैरह के चलते बैकलॉग हो जाते हैं। तो अगर वो छोटा वाला सब्सक्रिप्शन लेते हैं, फिर क्या ये नहीं रहे या वो मैं सब्जेक्ट खत्म नहीं कर पाया, मैं सब्सक्रिप्शन खत्म, बिल्कुल, बेटर कि एक आपको बार ये अच्छे से कर लो, और कॉलेज वालों को तो ज्यादा फायदा है, एक डिसिप्लिन में सुबह शाम जैसा टाइम निकलेगा अपनी क्लास बढ़िया देख सकते हो आप। तो इस तरह से आप सब्सक्रिप्शन लेकर पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब इसके बाद में एक मिशन जो था मौसम को लेकर चर्चा थी। असल में क्या होता है कि अब मानसून में सर कई बार इतनी वेरिएशंस आ गए कि अचानक कहीं बाढ़ आ जाती है। अब ये जो लैंडस्लाइड वगैरह हुआ था वायनाड वगैरह रीजन में, तो एकदम से बारिश कब आएगी बाढ़ कब आएगी कई बार समझ नहीं आ रहा होता। तो इसीलिए इन्होंने एक मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, अब देखो ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई कौन ने लॉन्च किया। आधे टाइम में यहाँ पर पर्यावरण मंत्रालय लिख के और क्वेश्चन हाँ घुमा सकते हैं हमें, और हमें अच्छा भी लगेगा कि यार पर्यावरण, लेकिन ध्यान रखना अर्थ साइंस है। इसके बाद में मेन क्यों है, ताकि हम वेदर को और बेहतर अंडरस्टैंडिंग। देखो पूरा क्लाइमेटिक डिजास्टर में सबसे मेन चीज होती है सर प्री वार्निंग, कि वार्निंग हमें अर्ली वार्निंग मिल जाए। तो उसके लिए सारी चीजें व्यवस्था है, क्योंकि यदि आने के बाद तो फिर बस खड़े हैं देख रहे हैं, अब तो क्या होगा होगा, हम डिजास्टर मैनेजमेंट करेंगे। तो जितना हो सके अर्ली वार्निंग्स को बेहतर करने का, तो एक मिशन उसी की उसमें है। आप रेनफॉल को किस स्थिति पर, क्योंकि सर ये जो लैंडस्लाइड हुआ था उसमें सबसे बड़ा एक इशू यही था कि लोगों को वार्निंग लेट मिल रही है, जब तक सब कुछ हो गया उसके बाद वार्निंग दी जा रही है, कुछ ऐसे इश्यूज भी थे। तो इसमें जो है रडार्स, जो आपके प्रोफाइलर्स होते हैं, प्रोफाइलर्स जो होते हैं, रेडियो सोनर्स वगैरह, सो इसके मदद से काफी कुछ चीजें जो है बेहतर करने की स्थिति। तो ये मौसम शब्द को थोड़ा सा कनेक्ट करके आप, मेरे हिसाब से बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। अब क्या था, एक ऐसा तत्व था हानिकारक जिससे एग्रीकल्चर या जो एजेंट ऑरेंज करके काफी एक हर्बिसाइड निकाला गया था, जिससे विनाश काफी बड़े स्तर पे हुआ गया। तो जब यूएसए और वियतनाम का युद्ध था उस समय ये छिड़काव किया गया था। तो उस टाइम क्या हुआ था कि ये अ, उसके बाद बहुत सारी बीमारियां फैली, जो काफी नए बच्चों का जब जन्म होता था तो उनमें काफी सारे डिफेक्ट्स देखे गए थे। तो इनको जो है अभी नोबेल प्राइज जो है रमन मैग्सेसे सॉरी, ये अवार्ड मिला है। तो अब नाम वगैरह तो चलो ठीक है, वो स्टेट पीसीएस में काम आ सकता है, न्यूजन वगैरह, लेकिन काम की चीज है ये एजेंट ऑरेंज क्या है। अब तुमने एजेंट ऑरेंज एजेंट विनोद बना के कहीं और किसी से लड़े, और यहाँ अर्जेंटीना और इंडिया के रिलेशनशिप में काम आए, ऐसा कुछ भी बना के ऑप्शन कंफ्यूज कर सकते हैं। बट दिस इज अ हर्बिसाइड, जो कि ध्यान रखना है, और ये कोई हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ये भी ध्यान रखना। या ऑर्गेनिक फार्मिंग में काम आता है ऐसा भी बना के, तो ये ध्यान रखना है भैया, ये नुकसानदायक चीज है। आज से कई सालों पहले पीवाईक्यू में यूपीएससी ने पूछा था एजेंट ऑरेंज क्या है, और ये पॉलिटिकल साइंस की मेरे ख्याल से किताब में दिया है कि वियतनाम और यूएस के युद्ध में हाँ, इसका उपयोग हुआ था। तो फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके बाद में फॉरएवर केमिकल्स। सर फॉरएवर केमिकल्स नाम से हमें समझ आ रहा है कि जिनका अस्तित्व हमेशा बना रहेगा, कि हमने तो इस्तेमाल कर लिया है एसी और ये सारी चीजें, या मान लो कोई प्रोडक्ट हमने अच्छे से इस्तेमाल कर लिया डेली यूसेज वाला, पर वो किस इंडस्ट्री से बन के आया है, किस केमिकल से बन के आया है। तो जो केमिकल्स रिलीज होते हैं और परमानेंटली बहुत लंबे समय तक, जिनका अपना एक ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल हो सकता है, हार्मफुल हो सकते हैं, और जिनका एटमॉस्फेयर में टर्म्स जो है एक तरह से समय जो है बहुत ज्यादा हो सकता है, वो एक तरह से स्पेशली जिसको हम कह सकते हैं पीएफएएस भी बोल सकते हैं, या पर एंड पॉलीफ्लोरो एल्किल सब्सटेंसेस जो होते हैं, ये मैन मेड केमिकल्स होते हैं। स्पेशली मैंने कहा ना इंडस्ट्रियल और जो हमारे कंज्यूमर एप्लीकेशंस होते हैं वहां पर ज्यादा यूज किए जाते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, फॉरएवर शब्द क्यों है, तो फॉरएवर इसीलिए कि भैया इन्वायरमेंट में ये ऑलमोस्ट फॉरएवर मतलब बहुत ज्यादा लंबे समय तक रह सकते हैं। उसके बाद में यदि अभी हम लोग देखें तो ये एक्सीडेंटली लीक हुआ था यूएसए नेवी के द्वारा, तो इसके कारण काफी ज्यादा न्यूज में था। मैं आपसे यहाँ पर ये कहना चाहूंगा, एग्जाम में इन्वायरमेंट के सेक्टर में इस तरह के केमिकल्स अक्सर आते हैं। एग्रीकल्चर में सरकार ने कौन कौन से पेस्टिसाइड्स बैन किए हैं उनकी लिस्ट हमें पता होनी चाहिए। ये ऐसे केमिकल्स जब भी न्यूज़पेपर में आ रहे हैं तुम्हें छोड़ना नहीं है, उसके सारे एप्लीकेशन पार्ट कहाँ यूज हो रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नुकसान है, आपको अच्छे से पढ़ के रखना है। जिसमें ये न्यूज में था तो इसको तो आप कम से कम कर ही लीजिएगा। इसके बाद अगला सेक्शन है हमारा एनर्जी वाला सेक्शन।
अब एनर्जी में बायो इथेनॉल करके जो अब अक्सर इथेनॉल तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में इथेनॉल ब्लेंडिंग वगैरह की भाई पेट्रोल में थोड़ा सा मिला देंगे तो थोड़ा लोड कम हो जाएगा और बाहरी देशों से जो हमें महंगाई जो बढ़ती है वो उसको हम कम कर सकते हैं। इसमें जनरेशन्स को लेकर अच्छा सवाल बन सकता है जिसकी 1G क्या है 2G क्या है। तो जितनी जनरेशन इसमें बढ़ती जाएगी ध्यान रखना उतना एथेनॉल को बनाने के तरीकों पे बदलाव आ रहा है। पहले जो बेसिक चीज़ थी शुगर केन उससे जो कन्वेंशनल जो चला आ रहा है उसके बाद में जो है राइस और जो स्ट्रॉ वगैरह इनसे यदि बना रहे हैं तो सेकंड जनरेशन है। अब ये न्यूज में चल रहा था लेकिन हो सकता है यूपीएससी अगला स्टेप पूछ ले कि जो हमारी एलगी होती है शैवाल होती है उससे भी हम बायोथेनॉल बना सकते हैं तो वो थर्ड जनरेशन हो गया। फिर और आप टेक्नोलॉजी यूज की बायोटेक्नोलॉजी आप लोगों ने यूज की तो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड एलगी होती है फिर जब यदि एलगी से बन रहा है तो हम हमारे हिसाब से उसका प्रोडक्शन करवा सकते हैं और उसके और एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। तो ये जो जनरेशन वाली जो है इनको थोड़ा सा याद रखना है क्वेश्चन बन सकते हैं। स्टेट बीसीएस में तो बहुत ज्यादा बेसिक मैच द कॉलम टाइप का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। बिल्कुल तो इस चीज को जो है थोड़ा सा ध्यान रखना। असल में न्यूज में इसलिए भी था कि पानीपत में 2G इथेनॉल प्लांट जो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा सेटअप किया गया था तो उसके कारण ये काफी चीज अपने आप में मददगार है तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना होगा आपको। आखिरी अगला है अपना डिजास्टर आपदा से रिलेटेड। अभी आपने लोगों ने न्यूज में सुना होगा कि जो वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर है उनका कहना है कि आपने हेडक्वार्टर तो कोलकाता में बना दिया लेकिन जब दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का जब मान लो ओवरफ्लो होता है वाटर वगैरह तो खतरा इधर वेस्ट बंगाल में काफी बढ़ जाता है तब कोई सूचना नहीं देते कि पानी छोड़ रहे हैं हम डैम से पानी ओवरफ्लो हो रहा है तब ऐसा कुछ नहीं। तो इनका मानना था कि हेडक्वार्टर यहाँ है लेकिन सब काम इधर अपनी मर्जी से चल रहा होता है स्टेट। तो ये थोड़े स्टेट मैटर्स होते हैं तो इन पे इनका मानना ये है कि भैया ज्यादा हो तो तुम भले हेडक्वार्टर हटा लो क्योंकि बाकी टाइम तो तुम हेडक्वार्टर के टाइम बातें करते हो जब एक्चुअल में खतरे की बारी आती है तो हमारे स्टेट पे कोई ध्यान नहीं देता। तो थोड़ा सा इसके बारे में आपको दामोदर रिवर पता होनी चाहिए किस रिवर में जा रही है हुगली रिवर में जा रही है कहाँ से आ रही है उसके बाद में किसकी ट्रिब्यूटरी हो रही है उसका पूरे आसपास का प्लेट्यू एरिया ये बेसिक हमें पता होना चाहिए। इसके बाद में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है कॉर्पोरेशन कब आया ये आजकल स्टेट पीसीएस में इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। सो जो सीएम है उनके द्वारा ये बोला गया था कि इसका हेडक्वार्टर भले ही आप शिफ्ट कर दीजिए क्योंकि ये हुआ था कि कंट्रोवर्सी थी कि फ्लड्स इन वेस्ट बंगाल आफ्टर वाटर रिलीज्ड बाय झारखंड। तो झारखंड में पानी रिलीज कर दिया गया कि भैया ओवरफ्लो के डर से पर नुकसान वेस्ट बंगाल में हो रहा। तो उनका यही मानना था कि हेडक्वार्टर कहीं और निर्णय कहीं और से लिए जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें थी इसमें। तो मुझे याद आ रहा है कुछ साल पहले वो कुछ ऐसा ही पूछा था एक प्रश्न वो कौन सा डैम या नदी है और काफी प्रॉब्लम हुई थी डिबेट राम सागर या क्या था कुछ मतलब ऐसे डैम्स और ये सब। हाँ डैम तो उसमें अक्सर हालांकि न्यूज में आते रहते हैं। जी इसमें जैसे कंट्रोवर्सी में भी जब जाएंगे तो नर्मदा तापी पार वाले भी आ जाते हैं इधर और आप साउथ में आएंगे कर्नाटक वगैरह में भी ऐसे मिल जाएंगे। तो डैम वगैरह अक्सर जो न्यूज में उन पे तो आपको ध्यान देना चाहिए मेरे हिसाब से। इसके बाद में है टाइफून यागी। इस बार दो तीन चक्रवात ऐसे थे जो बहुत ज्यादा अपने आप में ओवर जिसको हम कह सकते हैं कि बहुत ही तेज रफ्तार वाले। तो इसमें क्वेश्चन पूछा सकता है कि भाई यागी नाम दिया किसने ये नाम कौन देता है अक्सर चक्रवातों को। तो ये जापान के द्वारा रखा गया था। फिर वियतनाम चाइना तक काफी इम्पैक्ट रहा बहुत ज्यादा सुपर साइक्लोन की कैटेगरी थी इसकी। तो एक तो ये पूछ सकते हैं अच्छा टाइफून वर्ड कहाँ होता है तो वो लोग कहेंगे जापान चाइना में। आपको वो याद रखना है कि सागर कौन सा है एक्चुअल में तो साउथ चाइना सी वगैरह के बारे में भी आप लोग याद रख सकते हो। ऐसे ही एक बेबनी का टाइफून भी था जो शंघाई चाइना के इन क्षेत्रों में आया इन्हीं रीजन्स में वो भी था इसके पहले वाला। तो अब एक तरह से हमने वही लिख दिया था कि साइक्लोन हम इंडियन ओशन में कहते हैं हरिकेन्स उधर अटलांटिक में जाओगे आप। टाइफून अभी जो हम पढ़ रहे थे पैसिफिक वेस्टर्न साउथ चाइना सी वगैरह के क्षेत्र में। विली विली वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। सर मुझे अभी भी याद है कि एक दो शब्द है ज्योग्राफी में एक विली विली होता है और एक होता है अल्फा अल्फा। अब पढ़ते समय एग्जाम में इकट्ठे हो जाते हैं तो ये अल्फा अल्फा एक ग्रास का टाइप है घास हाँ जो अर्जेंटीना पंपास ग्रासलैंड में मिलता है। और ये विली विली जो है वो साइक्लोन है। तो कई बार पूछते क्या है लोग अल्फा अल्फा लिख के बोलते हैं कि ये एक प्रकार का साइक्लोन है। नहीं याद रखना है अपने को विली विली साइक्लोन है अल्फा अल्फा ग्रास का टाइप है जो पंपास में हमें मिलता है। तो ये अलग अलग इन चीजों को याद रखना। मतलब काफी लंबे समय में देखें तो एक स्ट्रॉन्गेस्ट टाइफून सुपर साइक्लोन की कैटेगरी थी काफी तेज विंड स्पीड थी। तो एक ये भी पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर आया था। सो बेसिक जानकारी। मेंस में भी इस बार तो पूछा टाइफून हाँ उन्होंने पूछा है तो ट्विस्टर्स के बारे में पूछ हाँ लिया था ना हाँ उनका तो बहुत ज्यादा सवाल था उसमें। तो क्या है कि अब जिसको कनेक्ट हो पाया ठीक है नहीं तो पता लगे ये क्या लिखे हैं इसमें ये भी दिक्कत थी। ऑपरेशन सद्भाव फॉर द टाइफून यागी रिलीफ। अब वही बात है कि इतना ज्यादा था कि भारत ने भी अपने रिलेशंस को बेहतर रखने के लिए कि भाई डिजास्टर मैनेजमेंट में इंडिया कहीं ना कहीं कनेक्ट रहे। तो एक सद्भाव अब ये डायरेक्ट सवाल आ सकता है कि सद्भाव क्यों था। अब हो सकता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए पूछ ले ठीक है स्किल डेवलपमेंट के लिए पूछ ले कि हमने जो है और ज्यादा से ज्यादा हो सकता है एनिमल्स को बेहतर रखने के लिए पूछ ले। बट ध्यान रखना है अपने को कि ये डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है और कहाँ कहाँ पर मदद दी गई। तो इसमें चाइना वगैरह को नहीं अपने को याद रखना है वियतनाम जो है म्यांमार और लाओसी कम से कम तीन कंट्रीज को तो हम लोग देख सकते हैं।
जी, तुक्के मारने में लोग कि बांग्लादेश के पड़ोस में हसीना वाला हुआ या हाँ इजराइल पैलेस्टाइन का कुछ है। शरण दे दी थी, तो हाँ। इस बार भी मदद कर दी होगी। इसके बाद में मरीन बाउंड्रीज ऑफ तुवालू। अब सर इसमें मैं ये कहूंगा कि आधे टाइम हमें आइलैंड ही पता नहीं होते कि तुवालू आइलैंड कहाँ है। अब जैसे इस एरिया इसको देखेंगे, इस इमेज को, तो शायद एक बार कनेक्ट भी ना हो लर्नर को। तो सबसे पहले मैंने एक इमेज लगाई है, नहीं कुछ समझ आया तो ऑस्ट्रेलिया अपने को तुरंत समझ आ जाएगा। अब ऑस्ट्रेलिया मतलब ये अर्थ है, ऑस्ट्रेलिया में यहाँ है। अब यहाँ पैसिफिक ओशन में बहुत सारे आइलैंड्स हैं। अब आइलैंड्स का एक ग्रुप बन गया है, 3 अलग अलग क्षेत्र डिवाइड कर दिए, एक पॉलिनेशिया डिवाइड किया हुआ है, एक माइक्रोनेशिया और एक मेलानेशिया। तो ये तुवालू आइलैंड जो हम पढ़ रहे हैं वो पॉलिनेशिया के अंतर्गत आता है। हवाइन आइलैंड जो है यूएसए का, वो तो हमें यहाँ पर इन आइलैंड्स पे फोकस रखना है कि कौन किसके हिस्से में आता है। तो मैच द कॉलम में आ सकता है कई बार कि तुवालू माइक्रोनेशिया में तो नहीं आता, मेलन नहीं, इधर रखना है अपने को। तो इसमें हवाइन आइलैंड, तुवालू आइलैंड, मैं हमेशा कहता हूँ इधर आप टोंगा कुक आइलैंड वगैरह सब इनको इधर रखें। उधर पापुआ न्यू गिनी और सोलोमन को तो भूलना ही नहीं है। और इधर मार्शल आइलैंड बहुत न्यूज में रहता है, और गुआम और पलाऊ वगैरह। एक तुवालू अलग है और एक वो पलाऊ अलग है, दोनों चीजें ध्यान रखना है आपको। तो ये चीज आप मैगजीन में भी डिटेल में आपको मिल जाएगी, जो वहां से आप नीचे से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसलिए अब ये स्मॉल आइलैंड जो था न्यूज में था, तुवालू, स्पेशली रिलेटेड विद द साउथ पैसिफिक ओशियन। इसकी बॉर्डर, इसका जो क्षेत्र है वो बढ़ते सी के लेवल में मतलब जो है सिंक हो रहा है नीचे, जैसे जावा डूबा था वैसे इनके डूबने की। तो अब ये यूएन मेंबर्स एक तरह से सपोर्ट मांग रहा है कि भैया मेरे को एक परमानेंट रिकॉग्निशन मिल जाए। तो इसको लेकर जो है थोड़ा सा न्यूज में रहा है सर। ये तीनों ग्रुप अच्छे से पता होने चाहिए हमें। इसके बाद है प्लेसेस इन न्यूज। सर ये तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप सर ये जो ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी समिट है, चौथी बार वो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल हाँ एनर्जी करती है। अब मोदी जी का बर्थडे था 17 सितंबर को, तो गुजरात यात्रा पे आए थे। तो उसी के दौरान गांधीनगर में जो महात्मा मंदिर नाम का एक पूरा कॉन्फ्रेंस का एरिया बना है, उधर रखी थी। मैं भी गया था क्योंकि उसमें 2-3 जो पैनल डिस्कशन थे वो काफ़ी बेहतरीन थे। वर्ल्ड बैंक और बाकी इंटरनेशनल मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक की क्या भूमिका है उसमें। सर दिलचस्प बात ये थी कि जो पैनलिस्ट थे वो एक थे राजीव टोपनो साहब, जो वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे थे। और इंटरेस्टिंगली वो असल में आईएएस ऑफिसर है झारखंड से। हम्म, तो आप सोचिए कि जो आईएएस है मतलब देश में तो काम कर ही सकता है, लेकिन उसको ऐसा डेपुटेशन और पदोन्नति करते करते प्रतिनियुक्ति से वो वर्ल्ड बैंक में भी आप बन सकते हैं। तो जो जब कहा जाता है कि आईएएस प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म, तो ये सब प्लेटफॉर्म है, इंटरनेशनल लेवल पे भी आप जा सकते हैं। तो बेहतरीन सब जानने की चीज़ें थी, हालांकि वो मतलब इंटेलेक्चुअल टाइप की चीज़ थी। एग्जाम में तो इतना ही काम का है। हाँ। जी उसके बाद में ये क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, मतलब 29 वाला जो है 2024 में होगा, या अभी ये हर साल ये हो रहे होते हैं, तो इनकी लोकेशन तो वो डायरेक्ट स्टेट पीसीएस में आपसे पूछ सकते हैं। बट आप जहाँ हो रहा है, अब अजरबैजान पे आप जाओगे तो अजरबैजान में आप फिर अपने को सब कुछ पता होना चाहिए कि भैया कैस्पियन सागर के आसपास कौन है, कैस्पियन सी से कौन लगा हुआ है, यहाँ की थोड़ी सी मैपिंग। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ओवरऑल किसी ने भी मैप अच्छे से पढ़ा है तो इस तरह के क्वेश्चन वैसे कवर हो जाएंगे। सो एक बार अच्छे से इस एरिया को पढ़ लेना। वैसे भी यहाँ से तो क्वेश्चन आते ही रहते हैं, उज्बेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान कौन किससे बॉर्डर कर रहा है, कौन लैंड लॉक है, कौन डबल लैंड लॉक है। तो अपने को यहाँ भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा। अब यहाँ पर ये बहुत शॉर्टकट मैं तुमको बता रहा हूँ, लेकिन अब न्यूज़पेपर पे ध्यान देना है इस डेट के आसपास, हम्म क्योंकि क्लाइमेट चेंज का कॉन्फ्रेंस है ये। अब इसमें कुछ ना कुछ इनिशिएटिव्स निकलेंगे और यूपीएससी बहुत ज्यादा ध्यान रखता है इन चीजों में। तो आपको अच्छे से अभी मान लो प्रीलिम्स में नहीं भी आया तो तुम्हारा मेंस का कंटेंट तैयार होने वाला है यहाँ से। एनवायरनमेंट में क्लाइमेट चेंज के मसाले में या ऐसे में आपको यहाँ से बहुत अच्छा करंट मिलेगा। ये डेट भी आप लोग ध्यान रखना, तो थोड़ा पेपर न्यूज़पेपर ध्यान से पढ़ना। इसके बाद में समिट ऑफ द फ्यूचर है। अब बड़ा अच्छी थीम है इसकी कि अब आगे का भविष्य हम लोगों की किस तरह से हो। एक ग्लोबल हम जो है ग्लोबल लीडर्स को इकट्ठा करें और एक प्रॉपर ग्लोबल कंसेंसस बनाकर बेटर बेटर अभी प्रेजेंट को भी ठीक करें और हमारे फ्यूचर को भी सुधारें। तो बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स के तहत इसकी जो एम टू अडॉप्ट द पैक्ट ऑफ द फ्यूचर, फ्यूचर की चिंता कर ली है और क्या एक तरह से। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कहाँ हो रहा है ये स्टेट पीसीएस के फेवरेट सवाल, तो न्यूयॉर्क में अपने को ध्यान रखना। तो बेसिक चीजें हैं ये। इसको लेकर भी थोड़ा सा आप न्यूज़ में थोड़ा ध्यान रखना। 22-23 सितंबर की बात थी, मतलब उसके आसपास का आपको थोड़ा कंटेंट पता होना चाहिए। इसके बाद में ये ऐसा माउंटेन है सर, मैं देख भी रहा था तो गूगल पे भी इतने ज़्यादा, मतलब गूगल को भी अपडेटेड नहीं है। हम्म तो इसलिए अच्छे से याद रखना है कि जो स्यांगयांग ग्यात्सो पीक है, ये सिक्स्थ दलाई लामा के बाद पे ये नाम रखा गया था। तो ये पूछ सकता है भाई कि कहाँ पर है, तो अपने को पता होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसके बाद में गोरीछेन रेंज भी पूछा जा सकता है, तो कम से कम अगर अरुणाचल नहीं तो लगा दिए सिक्किम असम इधर उधर लगा के गड़बड़ करे आए। तो ये दो नाम अपने को अच्छे से याद रखना है, न्यूज़ में थे अरुणाचल प्रदेश की तरफ। और इसके बाद में फोर्थ जो क्वाड लीडर्स हैं, तो उनके बीच में कौन कौन, तो ये कंट्री थोड़ा सा अपने को याद रहे
किनके बीच की बात हो रही है, स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी डायलॉग किनके बीच में बेहतर हुआ है, तो ये इसके तहत पूछ सकता है। फिर एग्जाम में ये डेलावेयर यूएसए, अब कई बार स्टेट पीसीएस में डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं कि ये कौन से देश में है, ये शहर कौन से देश में। मतलब मैंने तो सर ऐसे क्वेश्चन देखे हैं कि सिडनी डरबन में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि ऑस्ट्रेलिया में कि साउथ अफ्रीका में, तो उनको पता होता है लर्नर कहाँ कंफ्यूज होंगे। सो इस चीज को भी आपको जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसके प्लेसेस वगैरह। और इस बार के यूसीएससी क्वेश्चन में आपको मिल जाएंगे इस तरह के सवाल। फिर ऐसे ही जो है पैसिफिक आइलैंड फोरम है, इसमें आप वो फीजी को लेकर जो है फिर सवाल पूछ सकता है कहाँ है, कौन से ओशन में। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि ये फीजी का जो रीजन आपको इस जगह पर देखने को मिलेगा, तुवालू के जस्ट साउथ में। तो ये एरिया वैसे भी एक बार वो आप पॉलिनेशिया मेलानेशिया अच्छे से कवर कर लो, महीने में 3-4 बार न्यूज़पेपर में यहाँ का आइलैंड मिल ही जाएगा। कुछ ना कुछ चाइना यहाँ हरकत करता ही रहता है तो वो आ ही जाते हैं। चाइना भी सोच रहा होता है कि मेरे एलाइज बन जाए धीरे धीरे तो मुझे इधर उधर नजर रखने में मदद मिल जाएगी। सो इस चीज को जो है थोड़ा सा याद रखना कि कहाँ पर है। उसके बाद में जो 53rd इसकी जो मीटिंग हुई थी वो वहीं टोंगा में हुई थी, और टोंगा भी अभी अपन ने पढ़ा, ये वाला रीजन जी। इसके बाद सर अल्बानिया भी न्यूज में रहा है, आपने भी शायद एक वो बनाया था अल्बानिया का, मैं देख रहा था पोस्टर। तो अपने को पता होना चाहिए कि यूरोप में है, पड़ोस में एड्रियाटिक सी लगा हुआ है। उसके बाद में है ओतरेंटो करके हम स्ट्रेट भी पढ़ रहे होते हैं, आगे उधर एक मेसिना स्ट्रेट भी मिलेगी। लैंडलॉक कंट्री नहीं है। इसके बाद में इससे कौन कौन सी कंट्रीज जुड़ी हुई हैं, तो मैसेडोनिया है नॉर्थ वाला, ऊपर मॉन्टेनिग्रो है, बोस्निया हर्जेगोविना दूर है, ध्यान रखना है इसमें। एक अच्छी बात यह है कि सर्बिया को भी कनेक्ट हम तब मानेंगे जब कोसोवो को कंसिडर नहीं करेंगे। ये दोनों के बीच की लड़ाई है, सर्बिया और कोसोवो। तो ये दोनों को, इस रीजन को अपने को अच्छे से इसकी मैपिंग पता होनी चाहिए। कैपिटल वगैरह स्टेट में पूछ सकते हैं, इतना कॉमन कैपिटल को याद नहीं रखता, लेकिन स्टेट में तिराना, इसको मैं ऐसा भी बोल देता हूँ अल्बानिया तिराना। कोरोना में तैरना भी बैन करा दिया था पानी में, तो बैन और तैरना, इससे आप कनेक्ट करके इसको थोड़ा सा निमोनिक से याद रख सकते हैं। तो जो है मुस्लिम माइक्रो स्टेट बनाने के उसमें प्लान कर रहा था, तो कई बार कॉन्टेक्स्ट कई बार काम का नहीं होगा, लेकिन ये पूरा रीजन जो है अपने लिए काम का हो सकता है। इसके बाद में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में अब जो है वो ग्लासगो में होने वाले हैं। ग्लासगो मतलब स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड मतलब आपको यूरोप में जाना पड़ेगा, यूके में जाना पड़ेगा, यूके का नॉर्थ वाला पोर्शन में मिलेगा। आपको कमेंट में बताना है कि इसके पहले ग्लासगो में हुए हैं क्या, और हुए हैं तो कब हुए हैं। सभी लोग मुझे जरा कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। उसके बाद में ये बेसिक थोड़ा सा लोकेशन वगैरह भी आपसे इसके बारे में पूछे जा सकती है। थोड़ा सा न्यूज़पेपर तैयार रखना, मेरे हिसाब से आगे कुछ ना कुछ चीजें बन जाएंगी, नहीं तो स्टेट पीसीएस में तो यहाँ तक भी आपका काम हो जाएगा। बिल्कुल सर। इसके बाद में सर लेबनन। अब लेबनन तो क्या ही कहूँ, मतलब ये तो वैसे भी खूब सारा न्यूज में अब चल ही रहा है, तो इस समय तो न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है कि लेबनन एक लैंडलॉक कंट्री है क्या, कि किससे लगी हुई है, तो मेडिटेरेनियन सी से लगी हुई है, नीचे इसराइल है, इधर पड़ोस में सीरिया लगा हुआ है, गोलन हाइट लगी। अब गोलन हाइट का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सीरिया और इसराइल के बीच की लड़ाई चल रही है। जॉर्डन लेबनन से नहीं लगता है, उधर सऊदी अरब नहीं लगता है, वेस्ट बैंक नहीं लगता है। ये एक लेक है, टिबेरियाज लेक, बहुत फेमस लेक है ये अपने को याद रखना है। टिबेरियाज लेक लेबनन से नहीं लगता है। ये कुछ बेसिक बेसिक चीजें अपने को ध्यान रखनी चाहिए, जो कि वैसे भी न्यूज में है। और अभी न्यूज़पेपर में जितने भी प्लेसेस में जो युद्ध वगैरह हो रहे हैं, उनको आपको नोट डाउन करना ही करना है किसी भी हाल में। सर ये तो थे, और इसके अलावा और भी बहुत सारे हाँ मतलब मित्रों, ये जो मंथली वीडियो हमने बनाया है, ये मतलब विद्यार्थियों का स्वाद बना रहे, और जो नए लर्नर्स हैं वो काफ़ी घबरा के भाग नहीं जाए। बाकी सुदर्शन सर वीकली बेसिस पर ज्योग्राफी एनवायरनमेंट के ज़्यादा एडवांस लेवल के डिटेल्स के भी उनकी सीरीज़ पूरी चलती है, तो आप उसको भी देखिए। और सर इसके अलावा जो अलग अलग समय पे आपके फ्री और पेड क्लासेस चलते हैं, मतलब आगे का प्रेजेंट शेड्यूल क्या चल रहा है और आगे कौन कौन से कोर्स आ सर, रहे अभी तो ये जो फ्री क्लास, जब आप प्रोफाइल पे जाएंगे मेरी, हैं तो ये फ्री क्लास वाला एक सेक्शन है। उस पर जैसे आपने क्लिक किया तो आपको शाम को 7 बजे वाले सेशंस मिलेंगे। ये बिल्कुल फ्री है, अभी मैपिंग चल रही है, और अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन जल्दी शुरू होने वाला है। नॉर्थ अमेरिका शुरू होगा और फिर होगा एशिया। सबसे ज्यादा क्वेश्चन तुम्हें एशिया से मिलते हैं, तो बिल्कुल। इसमें एकदम वो लर्नर मिलेंगे जो तुम्हें बढ़िया से कंपटीशन देंगे पोलिंग में। क्योंकि सर मेरी आदत है, मैं सबसे काम की चीज आखिरी में कराता हूँ, क्योंकि जो एक्चुअल में करने वाले हैं वही डटे रहते हैं। तो ये एशिया होने वाला है, तो आप लोग सब आ सकते हैं। ये हुई बात। पेड कोर्सेज में अभी इन्वायरमेंट चल रहा है, फिजिकल ज्योग्राफी चल रहा है, आगे वर्ल्ड मैपिंग आएगा, ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी आएगा, इंडियन ज्योग्राफी, पूरा ये लगातार साइकिल चलता रहेगा, डिजास्टर मैनेजमेंट भी आएगा। तो आप पेड कोर्सेज की तरफ भी जा सकते हैं, नहीं तो शाम को 7 बजे फ्री और क्लासेस में, और अनअकैडमी का जो अनस्टॉपेबल चैनल है वहां पर तो मैं आपको मिल ही जाया करूंगा। बिल्कुल मित्रों, और बाकी सर ने जो आगे बताया, रिपीटर्स के लिए भी बैचेज हैं 2025 और 26 के लिए जो तैयारी करें उनके लिए, जी 24,999। और उसमें अगर आप
26 को टारगेट कर रहे हैं एट जस्ट 5,000 रुपये एक्स्ट्रा, और आपको 18 महीने और उस पर 4 महीने की और एक्स्ट्रा एक्सेस। तो कॉलेज में जो स्टूडेंट हैं उनके लिए सुविधा रहती है। और 2027 की भी तैयारी करें उनके लिए आगाज़ बैच है कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए। सो टेक बेनिफिट ऑफ ऑल दिस। और ये सब है सिमिलर टू नेटफ्लिक्स की, सारे सब्जेक्ट के, सारे मीडियम के, प्रीलिम्स के, मेंस के, सीसेट के सब क्लासेस अनलॉक हो गए इंक्लूडिंग आंसर राइटिंग विथ इवैल्यूएशन। इसके बाद के सेगमेंट में हम एनवायरनमेंट और उसके बाद पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, इन सबके करंट अफेयर्स पूरे ही सीरीज़ हम चालू ही रखेंगे। चैनल को बिल्कुल से आप सब्सक्राइब करें, कुछ मिस नहीं हो जाए। और सर ने जो बताया यूसीएससी, मतलब जो हाँ। अपना रविवार को 20 तारीख को 11 बजे और शाम को 5 बजे टेस्ट होनी है, यही जो पढ़ा इसी में से प्रश्न होंगे। तो अब तो कोई ऐसा है नहीं कि भाई कुछ और पूछ लिया और हमारा नंबर नहीं लग रहा नंबर है। नहीं, हाँ। मोबाइल भी जीत सकते हैं, लैपटॉप भी जीत सकते हैं, और ये स्कॉलरशिप सारे सबसे स्कॉलरशिप इम्पोर्टेंट बात सर, 90%। स्कॉलरशिप। जी जी जी। तो तो फायदा उठाए, और हमारी कुछ नहीं भी जीत पाए तो एटलीस्ट। हाँ, जी नमस्कार मित्रों, तो मंथली करंट अफेयर्स हम देख रहे हैं। ज्योग्राफी एनवायरनमेंट कंप्लीट किया सुदर्शन सर के साथ। अब इकोनॉमी, बाद में हिस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटी, साइंस वगैरह भी करना है। तो प्रतीक सर मुझे कंपनी दे रहे हैं, पहले इकोनॉमी फिर हिस्ट्री देखते हैं। सबसे पहला डिस्क्लेमर कि बहती धारा में हम लोग नहीं उतरेंगे, मतलब रनिंग वाटर जो चलते रहता है उसमें ऑयल के क्या प्राइस है, महंगाई कितनी है, रेपो रेट क्या है, रुपये डॉलर एक्सचेंज रेट, इसका मैं आपको कारण बताऊं। अभी हम लोग हैं अक्टूबर में, और जनवरी की 31 तारीख को सरकार की तरफ से इकोनॉमिक सर्वे आएगा, उसमें ये सारे पूरे साल का एक डेटा आ जाता है। तो उस वक्त ही देखना है, हर महीने का अप डाउन देखो उसका कोई बहुत फायदा है नहीं। उसके बाद मेरी फ्री सीरीज चलती है Win25, उसमें वो सारे अपडेट फ्री में देख लेंगे। मई में अपनी प्रीलिम्स है और अगस्त में मेंस है। तो इकोनॉमी मतलब रोज छाती पीटना और पानी में उतरना, ये इकोनॉमी नहीं है, ये आप ख्याल रखिए। हालांकि स्वाद बना रहे इसलिए कुछ देखते हैं। सर मैनी इंटरेस्टिंग अपडेट्स। राइट सर। एक चीज है, एक कंपनी सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एसबीआई ने इनको लोन दिया 2200 करोड़ का। अब ये कहता है मेरे से चुकाया नहीं जाएगा, मैं तो सिर्फ 464 करोड़ ही चुकाऊंगा, और अच्छा। एसबीआई ने कहा ठीक है ओके। तो तो ये यानी कि इन्होंने 79% लॉस एक्सेप्ट किया। राइट। इस चीज को टेक्निकली बोलते हैं हेयरकट। हेयरकट मींस इट इज द लॉस एक्सेप्टेड बाय अ बैंकर, कि बैंकर ने खुद के ही बाल कटवा लिए, ठीक है भाई आप लूट लो, सब लंच ब्रेक चल रहा है। और इसकी काफी कंट्रोवर्सी, बट हमें जो याद रखना है टर्म हेयरकट। सर ये बैड डेट और फिर जो एनपीए में ये कन्वर्ट यही होगा ना, तो फिर अल्टीमेटली ये लॉस एक्सेप्ट पूरी तरह से कर दिया इसके लिए। नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है कि आपको इंस्टॉलमेंट चुकाना है, राइट। उसके ऊपर भी मोर देन 90 डेज आर गॉन, हाँ राइट। देन इट इज कॉल्ड नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये तो उससे भी एक स्टेप आगे चला गया। हाँ तो उसमें तो फिर भी आपको पैसा चुकाना है, हाँ और बैंक आपसे मांगता रहेगा, राइट। पेनल्टी चढ़ाता रहेगा। इधर तो क्या इन्होंने माफ कर दिया एक प्रकार से कि 79% हम लॉस ले लेते हैं, बाकी का ही तू बाकी जितना हो दैट सके इज द उतना। हेयर कट। राइट। फिर एक चल रही है कि आजकल डिपॉजिट में, बैंक डिपॉजिट में पैसा कम आ रहा है, उसका कारण कि शेयर बाजार में पब्लिक ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रही है, राइट। ऐसा इकोनॉमिक सर्वे ने बोला। और उसके बाद बिकॉज सम पीपल आर क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट की सरकार की नीतियों के चलते लोगों की सैलरी नहीं बढ़ रही, बचत नहीं हो रही है बैंकों में, तो इसका ही काउंटर नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं। हालांकि मुझे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी इसमें इतने काम। एसआईपी कर रहे हैं सर, आजकल तो कोई भी कर रहा है, तो वो बोले एफडी में 7% मिल रहे हैं, और एसआईपी के रिटर्न ये यूट्यूब वीडियो पे बहुत सारे एनालिसिस बना देते, बोले 11-12% हो जाएगा। तो पीपल आर इन्वेस्टिंग स्टॉक मार्केट में, छोटा छोटा म्यूचुअल फंड्स में, उसके अंदर से। एक नया जो आरबीआई ने प्लेटफॉर्म या पोर्टल बनाया, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस, यूएलआई। ये बात ऐसी है कि किसान ने अप्लाई किया बैंक लोन के लिए, तो जो लोन एप्लीकेशन को अप्रूव किया जाता है, जिसको हम कहते हैं क्रेडिट अप्रेजल, उसका आधार कार्ड देखेंगे, लैंड रिकॉर्ड देखेंगे, सैटेलाइट मैपिंग, डेयरी से कितनी इनकम है, पुराना लोन चुकाया था कि नहीं, उसने एग्रीकल्चर वेयर हाउस में कुछ माल रखा था उसके रसीद चेक करेंगे। अब ये पूरी पैसे प्रोसेस पेन पेपर से होगी तो बहुत टाइम निकल जाता है। तो क्या ये पूरा डिजिटली हो जाए और सीधा इनका लोन अप्रूव हो जाए या रिजेक्ट हो जाए, ऐसा ही आरबीआई का पोर्टल है। टेक्निकली पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट, घर्षण रहित लोन के लिए। और नाम दिया है यूएलआई, दैट इज यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। अब ये एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज से चालू करेंगे, बाद में किसानों को भी इसका लाभ मिलेंगे। दूसरा एक मुद्दा जो चल रहा है, भारत देश का मान लीजिए जीडीपी है 100 रुपए, मतलब एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर की टोटल जो भी नया पैदा हुआ गुड्स एंड सर्विसेज, उसका मार्केट वैल्यू 100 रुपए। और ये जो बैंक, शेयर मार्केट, बॉन्ड्स, ये सब की जो वैल्यू है वो 140 है अभी। इसका मतलब कि जीडीपी के परसेंटेज के रूप में पूरा जो फाइनेंशियल सेक्टर है या फाइनेंशियल मार्केट है, ये 100 रुपए का जीडीपी के सामने वो 140, मतलब ये गुब्बारा है और ये फट सकता है। इस चीज को कहते हैं ओवर फाइनेंशियलाइजेशन। भारत देश के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इकोनॉमिक सर्वे में भी बोल चुके हैं, और अलग अलग ये सेमिनार कॉन्फ्रेंस में बार बार बोलते रहते हैं। तो ये है, इस पर मैंने सर वीडियो बनाया। कुछ लोग कमेंट सेक्शन में नहीं फटेगा नहीं फटेगा, अभी आप देखिए शेयर बाजार कितना डाउन गया। गिर रहा है, तो वो Right. हमेशा मतलब वो अप डाउन चलते रहते हैं। फिर एक मुद्दा चला आल्गो ट्रेडिंग एंड कोलोकेशन। वो बात ऐसी है
कंप्यूटर के एल्गोरिदम में आप कमांड दे दो कि शेयर का भाव इतना बढ़े तो खरीदो, इतना गिरे तो ये करो, इसको कहते हैं आल्गो ट्रेडिंग। अब कोई ट्रेडर है ऐसा, वो स्टॉक एक्सचेंज जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सर्वर में से सीधा केबल अपने कंप्यूटर में चिपका दे, निकाल देगा। तो उसको तो 0.0 सेकंड में 0.01 सेकंड में सारा डेटा मिल जाएगा। राइट। हम लोग दूर बैठे हैं तो हम 1 सेकंड बाद आएगा, और हम तो माउस से क्लिक करेंगे, उसका एल्गोरिदम क्लिक करेगा, वी कैन नेवर कम्पीट। तो इसको कहते हैं आल्गो ट्रेडिंग। और इसके अंदर डार्क केबल, और ये स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ही इसने ऐसा केबल लगाया, तो कोलोकेशन। अब ये पूरी कंट्रोवर्सी चली क्योंकि एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कुछ ट्रेडर ने रिश्वत खिला के या गलत काम करके ऐसा सब लगाया था। उनकी जो सीईओ थी चित्रा या कुछ नाम था उनका, वो पकड़ी गई। वो क्या बोलती है कि ये तो गुरुजी के आदेश पे मैंने किया था, और मीडिया ने बहुत सब हंगामा किया है, कुछ समय जेल में भी रहे। अभी अचानक से अभी ने कि कुछ भी सबूत नहीं और बाइज्जत सब बरी कर दिया, तो इसलिए चर्चा में था। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस, ये नॉर्मली गरीब लोगों के लिए जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के हिसाब से गरीब है। अब क्या बोला सरकार ने कि एवरी सीनियर सिटीजन जिसकी उम्र 70 ईयर या उससे ज्यादा है, इनको ये लाभ मिलेगा। मतलब अमिताभ बच्चन भले गरीब नहीं है, पर उनको भी ये 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। सो दैट इज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का नया बेनिफिशियरी ऐड हुआ। ईपीएफओ बेसिकली की फैक्ट्री में आप नौकरी करते हैं तो आपकी सैलरी का कुछ पैसा कटे, फैक्ट्री का मालिक अपना पैसा कंट्रीब्यूट करे, और फिर आपको अल्टीमेटली पेंशन प्रोविडेंट फंड ये सब मिले, इसको बोलते हैं ईपीएफओ। अब ईपीएफओ में तकलीफ क्या थी कि पेंशनर का मान लीजिए पहले अकाउंट हो एक्सिस बैंक इन गुजरात, और मतलब जो जब वो फैक्ट्री में काम कर रहा था, फिर वो रिटायर होकर उड़ीसा जाए और वहां पर मान लीजिए उसका बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है, तो फिर उसका पेंशन आएगा नहीं, उसको जोनल ऑफिस पे जाके धक्के खाने पड़े, हाथ पैर जोड़ने पड़े, ये सब तकलीफ थी। तो अब से सब ऑनलाइन आप खुद से ही अपना बैंक पोर्टल चेंज कर सकते हैं। इस चीज को बोलते हैं सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम, सीपीपीएस। तो इसलिए ये शब्द चर्चा में। फिर एनपीएस ओपीएस चला। कुल मिलाकर बात यह है कि राजीव गांधी इंदिरा गांधी के टाइम में था ओल्ड पेंशन स्कीम की सारा पेंशन सरकार अपने पॉकेट से या टैक्स पेयर के पॉकेट से देती थी, तो सरकार पे बहुत ज्यादा था। तो मनमोहन सिंह से मतलब जो यूपीए सरकार थी, उन्होंने 2004 में वो लेकर आया एनपीएस, नेशनल पेमेंट सिस्टम। उसमें ऐसा था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी का 10% कटे, सरकार 14% अपने पॉकेट से, मतलब 24 रकम जो है वो जाएगी कुछ शेयर में, कुछ बॉन्ड में, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी में जाएगी, और फिर एम्प्लॉय का पेंशन बने, सरकारी एम्प्लॉय का। इसमें मतलब डेंजर कब आता है कि मान लीजिए शेयर बाजार गिर गया तो पेंशन कम आएगा। हालांकि लॉन्ग टर्म अगर व्यू ले 20-25 साल तक आपने नौकरी की तो उतने में शेयर बाजार ऊपर ही जाता है। तकलीफ इसलिए आती है कि बहुत सारे लोग जो लेट ज्वाइन करते हैं 30-35 साल की उम्र में, कुछ लोग ऐसे जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय थे या फिक्स सैलरी वाले थे जिसको परमानेंट बाद में किया गया, तो उनकी सर्विस ड्यूरेशन बहुत कम रहती है, तो उनका पेंशन ठीक बन नहीं रहा था। तो देयर वाज अ डिमांड कि हमें गारंटी मिलनी चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी अब लेके आए यूनिफाइड पेंशन सिस्टम, यूपीएस। यूपीएस में ऐसा है कि सरकारी एम्प्लॉय का 10% कटेगा सैलरी का, सरकार 18.5% इसमें कंट्रीब्यूट करेगी, शेयर बॉन्ड वगैरह में इन्वेस्ट करेंगे। और भले शेयर बाजार नीचे भी गिर जाए तो भी सरकार की तरफ से ये है कि मान लीजिए 8,000 का आपका पेंशन मिल रहा है, तो सरकार कहने 10,000 का तो गारंटी देते। तो 10 साल का जॉब किया है तो 10,000 की मिनिमम आपको पेंशन की गारंटी है। 25 साल का जॉब किया है तो रिटायर होने के 1 साल तक में आपकी जितनी सैलरी थी उसका 50% मिलेगा। और ये भी ऐसा कि महंगाई बढ़ेगी ऐसे पेंशन बढ़ेगा। आप मर गए तो आपकी फैमिली को 60% पेंशन मिलेगा, और रिटायर होने पर एक लंप सम पेमेंट एक बार में आपको मिलेगा। ये सब है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, या मिनिमम एश्योर्ड पेंशन बोल सकते हैं। अब याद रखना है, देखिए ये मेरे आपके जैसे प्राइवेट सिटीजन के लिए नहीं है, ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए यूपीएस में। और आप ज्वाइन कर सकते हैं वो चीज क्या है, एनपीएस। पर एनपीएस ऐसा है कि हमारे एनपीएस अकाउंट में सरकार पैसा कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, वो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को अभी चॉइस दिया गया है कि या तो आप एनपीएस में रहो, नहीं तो आप यूपीएस में भी ज्वाइन कर सकते हो। वो फॉर्म भरेंगे और 2025 से अमल होगा। छोटे बच्चों का भी एनपीएस अकाउंट खोल सकते हो, उसको कहते हैं एनपीएस वात्सल्य फॉर माइनर्स। ये बजट में अनाउंस किया था और अभी चालू किया है। रिटायरमेंट की हम बात कर रहे थे, चीन में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कि लोग पहले 44 साल जीते थे, अभी 2050 में 80 साल से ज्यादा जिएंगे। अब ऐसा हो कि मान लीजिए 20 साल से पेंशन स्कीम ज्वाइन करता है और मान लीजिए 60 पे रिटायर होता है, तो उसने 40 साल तक फीस भरा होगा। अब मान लीजिए फिर वो 100 साल तक जिए तो 40 साल तक सरकार या पेंशन कंपनी पेंशन देती है, तो वो सस्टेनेबल नहीं, क्योंकि सारा फंड खत्म हो जाएगा। तो इसलिए फ्रांस, जापान सबने पेंशन की एज बढ़ाई थी। इन्होंने भी किया कि पहले जो 60 ईयर पे आपको पेंशन चालू होता था, अभी 63 ईयर पे, तो 3 साल और आपको नौकरी करनी पड़ेगी। ऐसा ही महिलाओं का भी बढ़ा है, तो चीन में रिटायरमेंट एज को बढ़ाया गया। फिर वर्टिकल फिजल बैलेंस द हिंदू में बहुत चला। बात ऐसी है कि यूनियन गवर्नमेंट को 100 रुपए टैक्स में आए, उसमें से वो 41 रुपीज स्टेट को देता है, दैट इज फाइनेंस कमीशन। अब स्टेट का खुद का बजट है, उसमें कुछ सीन ऐसा बन रहा है
कि उनकी कमाई है 38 रुपीज और खर्चे 61, तो हमेशा 23 रुपए की तो डेफिसिट ही है। तो मतलब उन्हें तो हमेशा केंद्र सरकार के रहमो करम पे, चाहे टैक्स का पैसा मिले, ग्रांट का पैसा मिले, इसके ऊपर है। तो इसको बोलते हैं वर्टिकल फिजल इम्बैलेंस, की जो सरकार के यूनिट है यूनियन और स्टेट, तो स्टेट हमेशा मतलब वो अधीन ही रहेगा क्योंकि उसके पास पैसा कमाता है टैक्स का और बाकी चीज़ का। फिर एक फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम है स्विफ्ट, वो ऐसा कि अमेरिका से पैसा इंडिया में भेजते हैं तो जो मैसेज जाता है उसको बोलते हैं स्विफ्ट। ये जो स्विफ्ट सिस्टम है इसमें रशिया को बैन कर दिया आफ्टर दिस यूक्रेन वॉर। अब इसके चलते हो क्या रहा है, भारत की ओएनजीसी कंपनी और उसकी जो विदेश की सब्सिडियरी है, उन्होंने रशिया में सखालिन और अलग अलग जगह पे जो पैसा कमाया ऑयल गैस बेच के या खुद के, उसमें 900 मिलियन का उनका सब मुनाफा है वो रशिया में ही पड़ा है। वो भारत ला नहीं सकते क्योंकि लाना है तो स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम से कमांड देना पड़े, उधर तो बैन हो गया है। बाकी किसी तरीके से कैसे लाए उसकी सब विवाद चल रहा है, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। दूसरा एक शब्द चर्चा में, चाइना शॉक। चीन से एक्सपोर्ट होने वाले सोलर सेल, ई कार वगैरह में पहले से ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया अमेरिका ने, यूरोप ने 25 से लेकर 100% टैक्स लगेगा। तो अब चाइना के पास जितनी गाड़ियां बनाई वो क्या गया, अमेरिका तो भेज नहीं सकता, कोई खरीदेगा नहीं, तो इंडिया और बाकी देशों में वो डंप करेगा। तो उसके चलते अपनी जो लोकल ब्रांड है टाटा मारुति वगैरह वो कंपीट नहीं कर पाए। तो ये है चाइना शॉक 2.0। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, ये सब के लिए सरकार की तरफ से एक नया नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस खुला गया है। ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी होगी। नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी जैसे कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो कि यूपीआई चलाती है, जीएसटी का ऑनलाइन पोर्टल चलाने वाली कंपनी, ये सब उदाहरण है। तो ऐसा मुंबई में नया बनने वाला है। भारत सरकार, फिक्की, कन्फेडरेशन ऑफ सीआईआई की, ये सब लोग मिलकर बना रहे हैं और मुंबई के अंदर हेडक्वार्टर होगा, याद रखना है। मर्जर एक्विजिशन जैसे एयर इंडिया, विस्तारा, वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट, तो क्या इन्होंने सरकार की परमिशन लेनी है? जवाब है हाँ। दो शर्तें, अगर 2000 का करोड़ या उससे से ज्यादा का डील वैल्यू हो, या फिर कि जो टारगेट कंपनी उसका भारत में बड़ा बिजनेस हो जैसे फ्लिपकार्ट। तो फिर इन्होंने परमिशन किसकी लेनी पड़ेगी? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। ऐसा 2023 में कुछ कानून में सुधार किया था, लेकिन अमल अब से होगा। तो इसको बोलते हैं डील वैल्यू थ्रेशोल्ड, डीवीटी, इसलिए चर्चा में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार में सुगमता के लिए वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट आता था, लेकिन चीन को ज्यादा रैंक दिया जाता था, डेटा उनका गड़बड़ था, तो ये तो बैन हो गया या बंद हो गया वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट। कॉमर्स मिनिस्ट्री के नीचे डीपीआईटी डिपार्टमेंट उनका चालू है, उसको कहते हैं बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, और उसमें केरला, आंध्र सबको रैंक अच्छे मिले। इसके और डिटेल मतलब मंथली मैगजीन में होगी। सरकार की ई व्हीकल प्रमोट करने के लिए एक स्कीम थी फेम, अभी उनको लगा इसको बंद करके नया चालू करते हैं, जिसका नाम है पीएम ई ड्राइव स्कीम। इसमें दो चीज़ है, ये जो भी आप व्हीकल खरीदेंगे 10,000 रुपये तक का आपको ऑनलाइन वाउचर मिलेगा, सब्सिडी मिलेगा। लेकिन जानना है, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, ट्रक और एम्बुलेंस के लिए मिलेगा, मतलब जो नॉर्मल कार है उसके वास्ते नहीं मिलेगा। पहले शायद मिलता था पुरानी स्कीम में। और दूसरा, सरकार चार्जिंग स्टेशन के लिए पैसा देगी बनाने के लिए। खैर ये और बाकी और भी चीज़ें वो चलती रहती, मैगजीन देखना। और बाकी पूरे साल के अपडेट्स ऐसे मैं फरवरी में लॉन्च करता हूँ आफ्टर बजट, उसको कहते हैं विन 25 सीरीज आएगी, उसे देख सकते हैं। पेड कोर्सेज के अंदर 15 अगस्त से प्रीलिम का चालू हुआ, 3 अक्टूबर से मेंस का चालू हुआ, 31 दिसंबर तक सब कुछ खत्म हो जाए इकोनॉमी, ऐसा मेरा प्लान है। राइट। और ये सब आप जोड़ सकते हैं रिपीटर्स के लिए भी, और 2025 और 26 की जो तैयारी करें उनके लिए भी 24,999 और 29,999 के अंदर ये अवेलेबल है। और ये सिर्फ इकोनॉमी ऐसा नहीं, सारे सब्जेक्ट के सारे लाइव क्लासेस, प्रतीक सर का हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट, सब कुछ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। मधुकर सर से आप सीसेट पढ़ें, सुदर्शन सर से ज्योग्राफी एनवायरनमेंट पढ़ें, पॉलिटी सिद्धार्थ सर से पढ़ें, और इंटरनेशनल साइंस टेक, सब कुछ अवेलेबल है। तो ये मतलब नेटफ्लिक्स जैसा मॉडल है, इसका फ़ायदा उठाइए। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं कि हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर में भी काफ़ी सारे करंट अफेयर्स रहे हैं। इसकी चर्चा के लिए मैं स्वागत करता हूँ प्रतीक सर का। जी सर, बताइए इसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स? इस बार हिस्ट्री कल्चर के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो मेन चीज़ें हैं। जैसे कल्चर के कंटेक्स्ट में हम लोग देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन को, और इंडस वैली सिविलाइजेशन के 100 ईयर्स कंप्लीट हुए, राइट। अब डिस्कवरी तो अगर आप देखोगे तो 1921-22 में ही हो गई थी, पर 1924 में इसकी डिक्लेरेशन हुई थी जॉन मार्शल के द्वारा। तो ऑब्वियस है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बैकवर्ड लिंकेजेस के ऊपर से पूछा जा सकता है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो को किसने, रखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी के नाम के साथ आपको चीज़ें मिलती रहेगी। मार्शल का और क्या कंट्रीब्यूशन था डिक्लाइन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन को लेकर और इंडियन हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में। और दूसरी जो भी सेटेनरी इवेंट्स है, जैसे गदर मूवमेंट 1915 का मूवमेंट था, और 2015 की प्रीलिम्स में वो पूछ दिया गया था। या ब्रह्मो समाज के बारे में कुछ ऐसा ही, राम मोहन रॉय की कुछ सेटेनरी इवेंट हो रही थी 125 ईयर्स, तो वहां से सवाल आ रहे हैं। तो ये लैंडमार्क ईयर है, हमें ये ध्यान रखना है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में
ये तो एक बेसिस है, इसके सिवा और भी आपको क्वेश्चंस बनेंगे जो स्टैटिक टॉपिक के साथ ही बनते हैं। सर हिस्ट्री में करंट अफेयर्स नो डाउट आता है, बट हमें ये ध्यान रखना है कि वो करंट से नहीं पूछेगा कि मार्शल कहाँ पे पैदा हुआ था और मार्शल की क्या हिस्ट्री रही है। वो आपके कंटेम्प्रेरी जो भी आपकी बुक्स है, रेफरेंस बुक है, उसमें इंडस सिविलाइजेशन की साइट्स, उसकी लोकेशंस, उसकी मैपिंग, पहली साइट कब डिस्कवर हुई थी, दूसरी साइट कब हुई, आज कौन सी सबसे बड़ी साइट है, धौलावीरा जैसे 2 साल पहले न्यूज़ में था क्योंकि यूनेस्को के पॉइंट ऑफ से उसको विल्सी की स्टेटस भी दिया गया और फिर वो वाटर मैनेजमेंट के लिए था, तो यूपीएससी ने पूछ दिया उसको, राइट। तो वही कंटेम्प्रेरी थीम से रिपीट हो रही है। एक तो ये था इसके अंदर से, इसके सिवाय पोर्ट ब्लेयर के नाम के ऊपर वी विल कम टू नो कि अब चेंज आ रहा है और वो है आपका श्री विजया। वी विल सी कि नाम यूज किया गया श्री विजयपुरम के पॉइंट ऑफ से। अब श्री विजया दो कंटेक्स्ट में लिया गया है। पहला तो कंटेक्स्ट ये है कि श्री विजया एम्पायर हुआ करता था आज के सुमात्रा, जावा और इंडोनेशिया वाले टापू के साथ। तो ये पूरा का पूरा विल सी की एक टाइम के ऊपर वहां के इन्फ्लुएंस था, इस कंटेक्स्ट में भी दिया गया है। दूसरी कहानी इसको श्री विजयपुरम इस इंडियन हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में भी देखते हैं क्योंकि ये रीजन्स के ऊपर एक टाइम के ऊपर चोला डायनेस्टी जो इंपीरियल चोलास थे 10th सेंचुरी में, राजेंद्र जैसे राजा आपको देखने को मिलते 1000 के बाद आया, उसने इस रीजन्स को कॉन्कर किया था। तो श्री विजय एम्पायर वाज अंडर द चोला इन्फ्लुएंस। सेकेंडली श्री विजयपुरम इस तरह से भी नाम दिया गया है कि ये श्री विजय मतलब ये हमारी जीत हुई थी, किसकी हुई थी? सुभाष चंद्र बोस की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने अक्टूबर 1943 के अंदर यही आइलैंड्स में नेशनल फ्लैग को अनफर्ल किया था सबसे पहली बार, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उन्होंने आईएनए की स्थापना की। तो बैकवर्ड लिंकेजेस हमें देखनी है। यहाँ जो पोर्ट ब्लेयर का नाम है वो श्रीविजयपुरम दिया गया है। इसके सिवाय जो पुराने द्वीप थे और भी आपके अंडमान निकोबार के जो टापू के समूह है, उसको ऑलरेडी आज से 3-4 साल पहले सरकार के द्वारा नाम बदल दिया गया है। शहीद द्वीप है, स्वराज द्वीप है, हेवलॉक का नाम बदल दिया था। तो इसी के कंटिन्यूएशन में पोर्ट ब्लेयर का नाम अभी आगे कंटिन्यू हो रहा है। तो हिस्टोरिकल लिंकेजेस हमें सर देखनी है। इसके सिवा काला पानी है, मेनली आपके यहाँ पे वी विल सी की रेस्ट टू बी जेल जहां क्रांतिकारियों को पोर्ट ब्लेयर के अंदर रखा गया था एंड वी विल सी की सावरकर से लेके और भी क्रांतिकारी को जेल में रख के वहां पे ब्रिटिश वी विल सी की 3rd डिग्री भी दिया करते, तो उतना पता होना चाहिए। इसके सिवाय मद्रास हाईकोर्ट का एक करंट अफेयर्स का न्यूज है कि रिफ्यूजेस टू चेंज द बर्थडे ऑफ तमिल सेंट तिरुवल्लुवर। अब देखिए कि बर्थडे की कंट्रोवर्सी हिस्ट्री के अंदर से नहीं आएगी, पर हु वाज तिरुवल्लुवर ये आपको जरूर से, इनफैक्ट सर आप बजट पढ़ाते हो, मुझे आई स्टिल रिमेंबर एवरी ईयर आई यूज्ड टू सी द बजट डॉक्यूमेंट या स्पीच और फिर आपके वीडियोस में भी। तो निर्मला सीतारामन जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, तिरुवल्लुवर को कोट करती है इन द बजट स्पीच एज वेल। हर बार मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कहीं ना कहीं तिरुवल्लुवर से क्वेश्चन आएगा। इंटरेस्टिंग ये है कि हमारे लिए तमिल कैलेंडर से सवाल आ सकता है क्योंकि ये जो बर्थडे है तमिल कैलेंडर के हिसाब से था। जैसे विक्रम संवत है, शक संवत है, तो वैसे ये थाई मंथ के कंटेक्स्ट में आपको चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। सेकेंडली हमें ये भी देखने की आवश्यकता है कि थिरुवल्लुवर कौन थे सर, है ना। तो संगम लिटरेचर में एक टेक्स्ट लिखी गई थी जिसका नाम है थिरुकुलार। थिरुकुलार इज अ टेक्स्ट जो तमिल लिटरेचर की किताब है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये संगम और पोस्ट संगम वर्क्स के अंदर कंटिन्यू रहती है और वी विल कम टू नो कि संगम लिटरेचर में और भी टेक्स्ट है इसके ऊपर से आएंगे। इनकी जो किताब है थिरुकुलार, इट इज मतलब जो अंग्रेज ऑथर है उन्होंने इसको कहा था कि बाइबल ऑफ द तमिल लैंग्वेज है क्योंकि इसके बेसिस के ऊपर से बहुत सारी विजडम नॉलेज हमको यहाँ से प्राप्त होती रहती है, राइट। तो सवाल आपको वहां से आते रहते हैं। दूसरी कहानी आपको ये भी देखने को मिलती है कि ये बर्थडे को फिर सेलिब्रेट करने के लिए और भी लोगों का नाम जोड़ दिया जाता है जिसके कारण विल्सी की कंट्रोवर्सी हुई थी। तो हाईकोर्ट के कंटेक्स्ट से सवाल नहीं आएगा, मेन तिरुवल्लुवर से आएगा। तमिल कैलेंडर से मंथ के नाम के ऊपर से आपको आ सकता है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट उद्भव फॉर मिलिट्री ऑफिसर्स, मिड कैरियर ट्रेनिंग विद एंशिएंट विजडम। अब बेसिकली हमारी मिलिट्री इंस्टीट्यूशन से जैसे हमारी डिफेंस स्टाफ कॉलेज है वेलिंगटन के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, वहां पे मिड कैरियर के लिए या वी विल कम टू नो इड्सा जैसी संस्था, इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, मनोहर पारिकर के नाम के ऊपर, वहां मिलिट्री मॉडल ऑफ गवर्नेंस भी पढ़ाया जाता है जहां मिलिट्री एंशिएंट मिलिट्री विजडम्स को इंक्लूड किया गया है। अभी बोला गया है कि नेवल ऑफिशियल्स और बाकी सारे जो भी मिलिट्री ऑफिशियल्स हो गए उनको मौर्यस के साथ साथ मराठा, सिख, आईएनए जैसी सेना, चोलास की जो स्ट्रेटजी थी उसको इनडायरेक्टली ट्रेनिंग के अंदर मिड करियर के रूप में पार्ट लिया जाएगा। तो हमें बैकवर्ड लिंकेजेस पता होनी चाहिए। जैसे मौर्यस की बैकवर्ड लिंकेजेस क्या थी, क्या मौर्य में नेवी डिपार्टमेंट हुआ करता था? यस। कौटिल्य टॉक्स अबाउट अध्यक्षस, अध्यक्ष इंक्लूड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अध्यक्ष, उनमें से एक था नव अध्यक्ष। नव अध्यक्ष का मतलब है कि नौसेना का अध्यक्ष, काइंड ऑफ नेवी की बात कर रहे हैं। आईएनए के कंटेक्स्ट में हम लोग को देखने को मिलता है कि कैसे आईएनए सिंगापुर के अंदर फॉर्म हो गई थी एंड किसके द्वारा फॉर्म की गई थी, कैप्टन मोहन सिंह का क्या योगदान है, सुभाष चंद्र बोस का क्या योगदान है।
मराठास वर द एक्सपर्ट्स। इनफैक्ट मॉडर्न पीरियड के अंदर आधुनिक में बनाने वाले कोई थे छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने विल्सी की पोर्चुगीज की मदद से अपनी नेवल एक्सपांशन की शुरुआत की थी और फिर उन्हीं पोर्चुगीज को उन्होंने डिफीट किया था। तो वो बड़ी एंशिएंट मतलब है ना, मिडिवल विजडम ही मॉडर्न विजडम है। सिखों की किस प्रकार की स्ट्रेटेजी हुआ करती थी कि ब्रिटिश को पानी पिला देते हैं, खैर उनका पराजय हो गया, बट ये सब चीजें हमें बैकवर्ड लिंकेज में होनी चाहिए, क्योंकि ये कीवर्ड्स है। जैसे यहाँ पे राजा राजा का नाम लिखा गया है, राजेंद्र का नाम लिखा गया है, क्योंकि दे वर द बिगेस्ट एम्पायर बिल्डर्स इन एंशिएंट इंडिया गोइंग ऑल द वे। अभी हमने बात की कैसे सुमात्रा जावा तक ये लोग पहुंच गए थे, तो ऑब्वियस है वैसी ही कहानी आप देखोगे मार्तंड वर्मा की। क्यों? क्योंकि मार्तंड वर्मा ने कोलाकेल की लड़ाई के अंदर डचों को डिफीट किया था। यस, इंडिया के राजा यूरोपियंस को डिफीट कर रहे थे उस टाइम पे नेवी में, तो पहले ये कहा जाता था कि यूरोपियंस की नेवी बड़ी स्ट्रांग थी, इसके लिए इंडिया कॉलोनाइज हो गया। तो वही चीज को विल सी कि यहाँ पे रिफ्रेम करने की कोशिश की है। इनफैक्ट ये जो कुंडली मरक्कर्स है, मरक्कर्स वर द फर्स्ट we will see कि medieval Indian community who fought against the Portuguese। वास्को डी गामा की जब एंट्री हुई और केरला के अंदर जब ये आए, तो ये मरक्कर लोग थे जो इंडो अरब ओरिजिन के लोग थे, जो भारत में सेटल थे। इन्होंने कैलिकट के जो राजा यानी कि जैमोरिन या समुद्री कहते थे, उनकी हेल्प लेके पोर्चुगीज को डिफीट किया था। तो ये सब कुछ चीजें विल सी कि एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री की जो विजडम है वो सिखाई जा रही है। तो हमें मिलिट्री सेंटर में नहीं जाना है कि भाई वहां क्या ट्रेनिंग मिलेगी, हमें इन सब की थोड़ी थोड़ी दो दो चार चार पांच पांच लाइनें पता होनी चाहिए कि किसने श्रीलंका को कैप्चर किया, किसने मालदीव्स को कैप्चर किया, कौन कदरम तक चला गया आज के सुमात्रा तक। सर मुझे मतलब अभी अभी आपका जो राइट समय पहले वीडियो आता है CDS टू आंसर किया समथिंग, राइट उसमें भी मराठा के जो हिस्ट्री के बारे में और फोर्ट्स के बारे में फोर्ट्स के बारे में था, पूछा। और फोर्ट्स में भी कोस्टल फोर्ट्स पूछा था कि समुंदर किनारे कौन से फोर्ट्स है, क्योंकि सह्याद्री की रेंज में भी मराठास ने फोर्ट्स बनाए हैं और कोस्टल फोर्ट्स भी बनाए हैं। तो उसमें से आपको सवाल पूछा जाए, सिंधुदुर्ग का फोर्ट हुआ करता था, कुलाबा का फोर्ट हुआ करता था। दिस आर ऑल द कोस्टल फोर्ट्स दैट शिवाजी महाराज एंड द सक्सेसिव मराठा रूलर्स हैड बिल्ट अप। इवन उत्तर प्रदेश स्टेट सर्विस का भी सर ने एक वीडियो पहले बनाया था, उसके क्वेश्चन में भी मराठास और पेशवा की हिस्ट्री पूछी गई हिस्ट्री थी। पूछी और पेशवा की लिंकेज पूछता है कि चार बता दो। ओके, सिखों की कहानी सर मिलिट्री में ये है कि सिख वर महाराजा रणजीत सिंह ने रॉकेट्स बनाए थे फ्रेंच की मदद से। इनफैक्ट उनकी सेना में नेपोलियन के जनरल हुआ करते थे। 1815 में नेपोलियन की पराजय हो गई, कुछ सैनिक उसके बाद विल सी की फ्रांस में बेकार अनएम्प्लॉयड हो गए थे। रंजीत सिंह ने 1830s के दशक में उनको अपने यहाँ बुलाया, सिख एम्पायर का पार्ट बनवाया। एंड वी विल सी कि अप टिल द टाइम रंजीत सिंह वाज अलाइव, they were commanding a foreign legion under the Ranjit Singh army, and that is the reason the British used to fear कि भाई एक फ्रेंच आर्मी भारत में सिख वी विल सी की मिलिट्री सिस्टम को क्रिएट करके हेल्प कर रही है। लाहौर की ये बात थी जी सर। इसके सिवाय पर्सनालिटीज के ऊपर से सवाल आया है। जैसे आप देखोगे रेवेनशॉ कॉलेज की कहानी है, तो रेवेनशॉ कॉलेज की कहानी इसके लिए है क्योंकि कटक में ये कॉलेज है उड़ीसा के अंदर। अब ये बात हो रही है कि इसका कॉलेज का नाम बदल दिया जाए। अब देखिए, हमें कॉलेज की हिस्ट्री के ऊपर नहीं जाना, हमें ये देखना है कि ये व्यक्ति कौन था, इसके साथ क्या कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई है। अब देखो, भारत में ऐसे सैकड़ों हजारों ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स आके चले गए हैं, सबके ऊपर तो हम याद नहीं रखेंगे। इनके लिए ये कहा जाता है कि उड़ीसा में एक फरमान आया था 1866 में, इसके पीछे ये दोषी है। तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि भारत में फमाइंस बड़े रिकरिंग रहे हैं। फमाइंस को लेके बहुत सारे कमीशंस बने। इनफैक्ट आप देखिए 1876 के अंदर मैकडोनल्ड कमीशन, मैकडोनल्ड हुआ है। उसके पहले अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो देयर वाज फ्लॉयड कमीशन दैट वाज एस्टैब्लिश्ड। ऐसे सैकड़ों कमीशंस बनाए गए हैं ब्रिटिश के द्वारा आगे पीछे के दशक के अंदर। तो वहां से आएंगे, सीक्वेंस आपको पूछा जाए। इनफैक्ट मेंस में पूछ दिया गया है कि भारत में क्यों रेगुलर फमाइंस रहे थे, व्हाट वाज द रीजन फॉर दैट। ओके, तो उस तरह के सवाल आपको यहाँ से पूछे गए हैं। इनफैक्ट रेवेंशो के नाम के ऊपर कंट्रोवर्सी चल रही है। कुछ कह रहे हैं कि रेवेंशो ने एजुकेशन में बहुत बड़ा योगदान दिया था, कुछ कह रहे हैं कि नहीं, ये व्यक्ति विलन के रूप में था। तो हमें फमाइंस और उसके इर्द गिर्द की कहानी क्लियर हो जानी चाहिए। इसके सिवाय आपको थ्रिसुर केरला की कहानी आपको मिलती है। वहां पे एक किंगडम की बात की गई है, जहां ये बोला गया है कि देयर वाज अ किंगडम एंड वी विल कम टू नो कि देयर वाज अ रूलर कॉल्ड एज सक्थन थम्पुरन सर। ओके ना, और इनके द्वारा वी विल कम टू नो कि जो कैपिटल है वो कैपिटल को इन्होंने मूव करवाया था। राइट, ओके। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थ्रिसुर की इंपॉर्टेंस है हिस्ट्री को लेके। कोची की इंपॉर्टेंस आपको पूछी जा सकती है। ये तकरीबन 18th एंड 19th सेंचुरी के साथ साथ आपको ये भी क्लियर हो जाना चाहिए कि यूपीएससी करंट अफेयर्स में कल्चर के रिलेटेड फेस्टिवल्स पूछती है। तो यहाँ पे एक थ्रिसुर पूरम फेस्टिवल आपको देखने को मिलता है, एक एनुअल फेस्टिवल है। उसके कंटेक्स्ट में आ सकता है कि थ्रिसुर पूरम कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जा सकता है। तो फैक्चुअल सवाल इसमें से बनेगा, बाकी रीजनल हिस्ट्री का पार्ट है जी सर। इसके अलावा मित्रों, ये जो इंडियन एक्सप्रेस है उसमें रोज जो कॉलम आते हैं उसके ऊपर कॉर्नर में सुवाक्य दिए होते हैं,
और आप पाएंगे पिछले 3-4 सालों से हर साल हिस्ट्री के बारे में निबंध की, हिस्ट्री हिस्टोरिक में वो साइंटिफिक मैन, रोमांटिक मैन या हिस्ट्री का ये सबक लेना है से लेके बहुत कुछ। तो मैंने सर 3-4 ऐसे मुझे जो लगे अच्छे, आप अगर इन पर कुछ उदाहरण दे सकें। वर्ल्डली वाइज हिस्ट्री लाफ्स एट बोथ द विक्टिम एंड द एग्रेसर। महमूद दरवेश, आप देखिए दुनिया के जितने भी इवेंट्स या वॉर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, उसमें एक पार्टी हमलावर होती है और एक पार्टी पीड़ित होती है। जब युद्ध का परिणाम आता है तब पता चल रहा है कि ये दोनों के दोनों तबाह हो चुके हैं, युद्ध करके किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। आप एंशिएंट विजडम के कंटेक्स्ट में आप मैं बता रहा हूँ, प्राचीन भारत के अंदर 750 से 1000 के बीच में ट्राइपार्टिट स्ट्रगल चली थी कन्नौज को लेके। और कन्नौज में राष्ट्रकूट डायनेस्टी जो दक्कन में थी, आज के मालखेड़ में, पाल डायनेस्टी जो बंगाल में थी, गुर्जर प्रतिहार मालवा गुजरात से रूल करते थे राजस्थान में, उन सबों ने 250 साल तक, तकरीबन 200 से 250 साल के बीच में कन्नौज को कैप्चर करने के लिए इन्होंने फाइट की। एक एग्रेसर पार्टी बनती थी, एक विक्टिम पार्टी बनती थी। 250 साल में इन्होंने एक दूसरे को तबाह कर दिया। अल्टीमेटली उनका खुद का डिक्लाइन हुआ और इतिहास हंसा इनके ऊपर, क्योंकि ये कमजोर हुए। इन सब के चक्कर में 1000 के अंदर गजनी का इन्वेजन हुआ भारत के ऊपर। तो हिस्ट्री में आपको बहुत एग्जांपल, वर्ल्ड वॉर्स के बाद आप देखिए जो एग्रेसर कंट्री था, जैसे वर्ल्ड वॉर 1 के हम लोग केस में देखने की कोशिश करेंगे, तो जब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के ऊपर आक्रमण किया और जब वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई, ऑस्ट्रिया के पीछे जर्मनी खड़ा हो गया, सर्बिया के पीछे रशिया खड़ा हो गया, एक पार्टी विक्टिम बनी, एक पार्टी एग्रेसर बना। व्हाट हैपेंड एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर्स? बोथ वर डिस्ट्रॉयड। 3-4-5 करोड़ से ज्यादा आबादी का खत्म हो जाना, इकोनॉमिक लॉस, अब ट्रिलियंस एंड डॉलर्स। इसको इसी के लिए वी विल सी की ट्रेजेडी ऑफ मिसकैलकुलेशन कहा गया टर्नर के द्वारा, हिस्टोरियन है। तो ऐसे आपको सैकड़ों एग्जांपल मिलता है कि इतिहास हंसता है कि वो पगले, वो मूर्ख इंसान क्यों लड़ाई कर रहा है। तो अल्टीमेटली क्योंकि एग्रेसिव पार्टी जीत के हार जाएगी और जो विक्टिम है जिसके ऊपर अटैक हुआ है, वो अल्टीमेटली हमें देखने को मिलता है वो हार के भी अपने आप को एट टाइम्स विल सी की जीत भी जाता है मेनी टाइम्स। खैर, एक ये है। इसके सिवाय अरस्तु का एक कोट दिया गया है, इट इज नॉट इनफ टू विन अ वॉर, इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू ऑर्गेनाइज द पीस। अरिस्टोटल का एक एग्जाम्पल है, युद्ध जितना पर्याप्त नहीं है, शांति का आयोजन अधिक महत्वपूर्ण है। सर ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि सर युद्ध के बाद कभी कभी शांति नहीं हो पाती। मैं आपको 1971 का एग्जाम्पल दे सकता हूँ। इंडिया पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुई, हमने बांग्लादेश का निर्माण कराया, युद्ध तो जीत गए, पर क्या पीस आया कश्मीर के अंदर? हम नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि शिमला करार के अंदर जो डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट्स और जहां जो मैनिपुलेशन किया गया था भुट्टो के द्वारा इंदिरा गांधी की सरकार को, सर ठीक है, इंदिरा गांधी खुद खड़ी हुई थी वहां पे डिस्कशन कर रही है, बट देन वी विल सी कि हम लॉन्ग टाइम तक पीस सस्टेन नहीं करवा पाए। राइट, ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हमें एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं कि वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन और फ्रांस जीत गया, जीतने के बाद वो पीस को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए। उन्होंने एक एग्रीमेंट किया था, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, जहां जर्मनी को भी बुलाया लूजिंग पार्टी के रूप में, कोरे पेज के ऊपर साइन करवाया, ऐसी पीस ट्रीटी इंपोज की गई जहां अल्टीमेटली पीस पूरी तरह से भंग हो गया और जर्मनी फिर से खड़ा हुआ, उसने कहा कि मैं ब्रिटेन को फिर से पीस दूंगा क्योंकि उसने मेरे साथ अन्याय किया है। तो युद्ध जितना अकेला जरूरी नहीं है। ये कहा गया है कि आपको युद्ध जीतने के बाद दूसरी बार युद्ध ना हो, इसके लिए कंटिन्यूस सस्टेनेबल पीस मेंटेन करने के लिए एक ऑर्डर बनाने की आवश्यकता है, जो अरस्तु आज से 2500 साल पहले सर बोल के गया था, 2300 साल पहले। हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। यस सर। इसके सिवा एक है, एवरी वर्ड हैज कॉन्सिक्वेंसेस, एवरी साइलेंस हैज। जॉन पॉल सार्त्रे फ्रेंच फिलोसोफर थे, दार्शनिक थे। कहा गया हर शब्द के परिणाम होते हैं, हर चुप्पी के भी। सर इसके सर सोसाइटी के कंटेक्स्ट में आप सर बता सकते हैं सर? नहीं, मैं तो यही कहूंगा, ये जितना न्यूसेंस फैला है रॉयल एंट्री टॉपर और यूट्यूब पर चिकनी चुपड़ी बातें करने वालों का, उसके खिलाफ मैं चुप्पी नहीं रखता, मैं बोलते रहता हूँ। क्योंकि वरना क्या होता है, जो भोले वाले विद्यार्थी हैं कॉलेज के अंदर इम्प्रेशनेबल एज में, उनको फिर वो गलत दिशा में चले जाते हैं। अब Right. इसके चलते कुछ लोग को ये लगता है इसकी प्रोफेशनल जेलसी, वो ऐसा है नहीं, ये कोटेशन से इंस्पायर्ड है। जी सर। सर इसमें नॉर्मली मतलब इतिहास में कोड कहा गया है कि डार्केस्ट प्लेसेस इन द हेल आर रिजर्व फॉर दोस इंडिविजुअल हु स्टैंड न्यूट्रल ड्यूरिंग अ मॉरल एंड एथिकल क्राइसिस। जी। जहन्नुम में सबसे घटिया में घटिया जगह आपके लिए बचा के रखी है ईश्वर के द्वारा, जब आप नैतिक कटौकटी की परिस्थिति में न्यूट्रल रहते हो। क्यों? क्योंकि जब आप चुप्पी साधते हो ना, जब आपको पता है कि चीजें गलत हो रही है, आप अपीस कर रहे हो वस्तुओं को, एक्शंस को, सामने वाले इंडिविजुअल को, वी विल सी की नेशंस को, तो उन सबके परिणाम क्या होते हैं? उन सबके परिणाम समाज के लिए बड़े घातकी होते हैं। तो ये कहा गया है कि चुप्पी के भी कंसिक्वेंसेस होते हैं। शब्द बोलने के तो क्योंकि मैं आपको कुछ बोलूंगा, आप शायद मेरे से नाराज हो जाएंगे, बट कभी कभी मैं नहीं बोलूंगा तो उससे और प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। तो ये बड़ा डीपली फिलोसफिकल कोट है। इंटरेस्टिंगली, जब भी एक नेशन ने या एक कम्युनिटी ने, एक इंडिविजुअल ने एक एक शब्द किसी को बोले हैं, ऑब्वियस है सामने वाला व्यक्ति अच्छा मानता है, बुरा मानता है, बट वी विल सी कि चुप रहने के कारण समाज के अंदर अराजकता बहुत आई है, चुप रहने के कारण अन्याय बहुत बड़ा है, चुप रहने के कारण हिंसा बहुत हुई है। इसके लिए ये कहा जाता है
कि यू शुड स्पीक आउट। इनफैक्ट आप समझने की कोशिश करिए, जर्मन्स जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले की बात है और एक्सक्लूजन कर रहे थे जर्मन रेस के ऊपर से, तो एक वी विल सी कि एक जर्मन नागरिक के द्वारा और एक दार्शनिक के द्वारा लिखा गया था कि फर्स्ट दे केम फॉर द कम्युनिस्ट, आई डिडंट स्पीक अप, देन दे केम फॉर द लेबर, आई डिडंट स्पीक अप, देन दे केम फॉर द जूस, आई डिडंट स्पीक अप, एंड इवेंचुअली देन दे केम फॉर मी, देयर वाज नो वन टू स्पीक अप फॉर मी। मेरे लिए कोई बोलने वाला नहीं था। तो परिणाम क्या हुआ? समाज में अराजकता हुई, युद्ध में हुआ और तबाह हो गया पूरा समाज। एक और है, नेवर कंफ्यूज अ सिंगल डिफीट विथ अ फाइनल डिफीट। स्कॉट फिट्जराल्ड के द्वारा ये शब्द दिया गया है, लाइन दी गई है, कभी भी एक एकल हार को अंतिम हार के साथ ना जाए। सर ये जीवन के साथ है। मैं जीवन के अंदर हम लोग जब एक लाइफ जर्नी पास ऑन कर रहे हैं तो चढ़ाव और उतार कंटिन्यूअसली हमें देखने को मिलते रहेंगे, राइट? यूपीएससी की तैयारी में भी होगा, शायद तक आप एक आध पीटी फेल हो जाओगे, आप मेंस के बाद फेल हो जाओगे, बट वो बेसिकली एक ग्रेटर पिक्चर में आप देखिए कि देयर आर मल्टीपल बैटल्स दैट आर सपोज्ड टू बी फॉट इन अ वॉर। इनफैक्ट वर्ल्ड वॉर्स की हम लोग बात करेंगे तो सैकड़ों लड़ाइयां लड़ी गई है। एक एग्जांपल मैं दे सकता हूं, जब जर्मनी ने यूएसएसआर सोवियत रूस के ऊपर आक्रमण किया तो सोवियत पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया और जर्मन्स को ऐसा लगा हम मॉस्को से 50 किलोमीटर दूर पहुंचे हैं, आज नहीं तो कल मॉस्को जीत जाएंगे। बट देन यू विल सी कि सोवियट्स ने कम बैक किया। अल्टीमेटली जर्मन्स को ये लग रहा था कि हम सोवियत के ऊपर चढ़ाई कर चुके हैं, अब मॉस्को रशिया हमारा हो जाएगा, नहीं हो पाता है। तो अल्टीमेटली जर्मन्स के साथ ये हुआ कि वो एक बार हारे हैं, उनको ये समझ में नहीं आया कि उनका फाइनल डिफीट नहीं था और कम बैक हुआ। यही सीखना है हमें इतिहास के अंदर से दोस्तों। ये व्यक्तिगत जीवन में भी लागू होता है और इतिहास के बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी इसके अंदर से आपको मिल जाएंगे। मित्रों इधर अपनी समय मर्यादा इसलिए डिटेल में, वरना मध्यकाल में ही सर तो इतने सारे एग्जाम्पल इसके गिनवा सकते हैं, कौन कौन सा छोटा छोटा राजा और क्षत्रप ने पहली बार हारा, दूसरी बार जीता, जीत गए हैं। बहुत बहुत केस में, मराठास के केस में, शिवाजी महाराज के केस में, औरंगजेब के साथ लड़ाई के समय में भी आपको ऐसे बहुत रिट्रीट देखने को मिलते रहेंगे सर। सर तो मतलब डिटेल में और चर्चा सर की होती रहती है, उनके लिए उनके सब कोर्सेज चलते हैं। सर प्रेजेंटली कौन से चल रहे हैं? और सर अभी तो एक तो हिस्ट्री ऑप्शनल तो मेरा कंकरेंस कोर्स है क्योंकि वो लंबे समय से चलता है। वर्ल्ड हिस्ट्री अभी खत्म होने की तैयारी के ऊपर है और आर्ट एंड कल्चर 15 अक्टूबर से मैं शुरू कर रहा हूँ। कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर प्रीलिम्स मेंस आर्ट एंड कल्चर। दिस विल इंक्लूड द फंडामेंटल बेसिस, जहाँ क्रोनोलॉजिकली आर्ट एंड कल्चर को समझने के लिए जो हिस्ट्री एंशिएंट मेडिवल की आवश्यकता होती है वो भी डिस्कशन पीछे की जाती है। और उसके बाद देन आई विल बी स्टार्टिंग विद मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एज वेल। तो ये सब कुछ अनअकैडमी के जो अंदर आपकी एक्सेस अनलॉक हो जाती है, सिमिलर टू नेटफ्लिक्स। ना सिर्फ ये सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सीसेट, प्रीलिम्स, मेंस, आंसर राइटिंग विथ इवैल्यूएशन अवेलेबल फॉर 2025 कैंडिडेट्स। 24,999 2026 की तैयारी कर रहे हैं, 29,999, और उसमें भी कुछ महीने और एक्स्ट्रा आपको मिल रहे हैं। सारे ऑफर्स डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू प्रतीक सर। अब हम स्वागत करेंगे मधुकर सर का, जो हमें पॉलिटी गवर्नेंस के टॉपिक्स के बारे में बताएंगे। उसके बाद साइंस, टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशन और बाकी करंट अफेयर्स के लिए किंजल चौधरी सर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि इस पर से यूसीएससी टेस्ट होगी, उसमें आप जो भी मोबाइल, लैपटॉप, अप टू 90% स्कॉलरशिप ऑन दिस कोर्सेज, ये सब कुछ आप जीत सकते हैं। और बाकी ये पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू वेरी मच प्रतीक सर फॉर दिस। जी हाँ मित्रों, तो कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट के मंथली करंट अफेयर सुदर्शन सर से समझे, मैंने इकोनॉमी की बात की, हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर के बारे में प्रतीक सर ने बताया। पॉलिटी गवर्नेंस के साथ बहुत सारे करंट अफेयर जो सितंबर महीने में रहे हैं, उनकी चर्चा के लिए मैं स्वागत करता हूं मधुकर सर का। और सर इनको थीमेटिकली 4-5 पिलर्स के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सर प्लीज। धन्यवाद सर। जैसे कि हम जानते हैं पॉलिटी में सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है तीन चीजें। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, दूसरा हमारे पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में क्या चल रहा है, और तीसरा कोई ऐसा मुद्दा जो पॉलिटिकल व्यू में है और उसके बारे में चर्चाएं चल रही हो। ये तीन पॉइंट हमारे आसपास रहते हैं। सितंबर के महीने में सबसे पहली जो बड़ी खबर आई है वो रिजर्वेशन को लेकर आई है, और वो रिजर्वेशन वाली खबर हम देखेंगे कि तीन अलग अलग सेक्टर में आई है। सबसे पहले अगर हम बात करें, राजस्थान गवर्नमेंट 33% कोटा फॉर वुमेन इन स्टेट पुलिस फोर्स। देखो वास्तविक रूप में जब भी हम पॉलिटिकल खबर को देखें तो याद रखें उसके सोशल इंपैक्ट क्या पड़ेंगे। जब कोई भी निर्णय लिया जाता है, राज्य स्तरीय हो या केंद्र स्तरीय हो, उसके पीछे का कारण कहीं ना कहीं सामाजिक परिवर्तन होता है। ये जो रिजर्वेशन लाने की बातचीत की जा रही है, वैसे लंबे समय से बातचीत पूरे क्षेत्र में चल रही है। ये शायद पहला मौका है जब सरकार खुले तौर पर किसी भी पर्टिकुलर जॉब में 1/3 33% पूरी तरह से महिलाओं को समर्पित कर रही है। ये सर
वास्तविक रूप में इसके पीछे की कहानी सबसे बड़ी ये थी कि एक तो समावेशन, क्योंकि हमारा मेन मकसद है कि भारत में हर समुदाय, हर जाति, धर्म, जो भी लोग हैं उनका विकास हो सके। तो ये बहुत बड़ा प्रयास है महिला सशक्तिकरण को लेकर। लेकिन यहां हम इसे महिला सशक्तिकरण नहीं बल्कि महिला के अधिकारों से ज्यादा जोड़ेंगे, क्योंकि अगर आपकी 50% आबादी और आपकी नौकरी में हिस्सेदारी 10% है तो आपके अधिकार छीने जा रहे हैं। आर्टिकल 15 भी हमें यह कहता है कि कानून किसी के सामने भेदभाव तो नहीं करेगा, खास करके गवर्नमेंट की पॉलिसीज में, और 16 में हम सरकारी नौकरियों में कोई भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन आर्टिकल 16 में ही हमें यह छूट दी गई है कि हम डिस्क्रिमिनेशन सकारात्मक रूप से कर सकते हैं। और इसी कारण से राजस्थान सरकार का यह निर्णय कि महिलाओं को 33% पुलिस फोर्स में मिलेगा, इसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट मिलेगा सर डिस्टेंस बिटवीन द पुलिस एंड सिटीजन्स। हमारे देश में पुलिस और आम नागरिक के बीच में जो विश्वास या कॉन्फिडेंस की कमी है, इस निर्णय से वो कमी जिसको हम बार बार महसूस कर रहे थे वो दूर होगी, क्योंकि जनरली महिलाओं से बातचीत करने में किसी भी प्रकार का डर सामान्यतः नहीं हो पाता है। और पुलिस फोर्स एक ऐसी जॉब होती है जहां एक नॉर्मल व्यक्ति को भी बात करते समय डर उत्पन्न होता है। तो इसको 3 डायमेंशन में देखे अगर स्टूडेंट, तो कई जगह इसको यूटिलाइज कर सकता है। पहला केस स्टडी बन जाएगा कि हमारे देश में समावेशन के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। दूसरा, महिला सशक्तिकरण को किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, पुलिस सुधार में यह हमेशा से ही रहा है। 2005 में प्रकाश सिंह बादल वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट में, यूनियन ऑफ इंडिया में ये काफी स्ट्रिक्टली कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जिस तरीके से भी पुलिस की संस्था के प्रति नागरिकों का विश्वास उत्पन्न हो सकता है उसको किया जाए। उसमें सर एक बहुत बड़ा कदम माना जाएगा ये, क्योंकि अगर महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी तो एक विश्वास, किसी भी जगह पे महिलाएं आने के बाद सामाजिक रूप में बड़े स्तर पर परिवर्तन आते हैं। तो ये पहली खबर थी सर जो रिजर्वेशन को सीधा टारगेट कर रही है। सर इसका मतलब बहुत अच्छा कदम है। गुजरात के अंदर न सिर्फ पुलिस सर्विस बल्कि जो सिविल सर्विस है, एसडीएम, तहसीलदार, इसमें भी 33% महिला आरक्षण। इससे फायदा है कि जो बहनें यूपीएससी में, क्योंकि सीट्स के मुकाबले तो कंपटीशन होता है तो नहीं हो पाता, पर जो सीरियस हो उनको कहीं ना कहीं चांस मिल जाता है डिप्टी कलेक्टर वगैरह में। और हमें भी काफ़ी खुशी मिलती है कि चलो उधर नहीं तो इधर तो आपको मिला, वरना क्या हैवी एंड फियर्स कंपटीशन, और जो महिलाओं को मौका मिलना चाहिए, इट हेल्प्स। तो बहुत प्रशंसनीय। यहाँ एक और छोटी सी बात याद आई सर, अभी अमेरिका में चुनाव थे, तो अभी चुनाव होने वाले हैं, तो कमला हैरिस जब फाइनल डिसाइड हुई तो बिल क्लिंटन की पत्नी ने एक अच्छा स्टेटमेंट दिया था, ग्लास बैरियर, कि महिलाओं के सामने समाज में कई ऐसे अवरोध हैं सर जो दिखते किसी को नहीं है पर वो महिला महसूस कर लेती है। ये शायद उस ग्लास बैरियर को ब्रेक करने का एक बड़ा कदम मान सकते हैं। बिल्कुल। ये सर एनआरआई कोटा कुछ कंप्लीट फ्रॉड, सुप्रीम कोर्ट डिसमिस पंजाब एनआरआई कोटा अपील्स। एक्चुअल में इस मसले में सर ये था कि जो पंजाब यूनिवर्सिटी या पंजाब मेडिकल कॉलेजेस थे उसमें भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म यहां पर भी एक प्रकार से मिलेगा कि उन्हें एनआरआई काउंट करते हुए उन्हें एडमिशन दिए जाए। और रियलिटी में एनआरआई वास्तविक रूप में जो लीगल टर्म है वो केवल एक व्यक्तिगत हो सकती है। परिवार के रूप में एनआरआई शब्द वास्तविक रूप में लीगली एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा कोई एनआरआई परिवार बनने लग जाए तो फिर तो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी एनआरआई ही मानी जाएगी, क्योंकि कुछ पीढ़ियों के लोग इधर आकर बस रहे हैं तो आप उसको अब एनआरआई नहीं कह सकते। 6 महीने का जो टाइम पीरियड दिया जाता है, या फिर हम कहेंगे एनआरआई का जो बाउंडेशन है, उसके तहत आप चाचा, भतीजा, नानी, दादा सबको अगर शामिल करना शुरू कर दोगे तो फिर तो आप एक सही पॉलिसी नहीं बना सकते। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके एनआरआई रिलेटिव्स जो होते हैं, जैसे अंकल्स, आंटी, कजन, ये 15% मेडिकल कॉलेज जो एनआरआई कोटा होता है उनमें नहीं दिया, उनको नहीं दिया जा सकता। जिन लोगों को नहीं पता हो मैं बता दूं कि हर गवर्नमेंट कॉलेज में 15% सीटें, खास करके प्राइवेट में ये ज्यादा डिमांडेबल रहता है कि 15% सीटें उन लोगों के लिए रिजर्व रहेगी जो भारतीय मूल के हैं लेकिन आज एनआरआई के तहत बाहर रहते हैं और वो आना चाहते हैं। 2007 में सर मैं मेडिकल वालों को जब पढ़ाता था तो मेरी एक विद्यार्थी थी जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की थी, तो उस समय मुझे पहली बार ये पता चला था कि ऑनलाइन भी मतलब आप क्लास अटेंड कर सकते हैं। 2007 में स्काइपी से क्लास लेती थी वो लड़की,
इंदौर में जब मैं था, तो उस समय मुझे पहली बार ये कोटा भी पता चला कि 15% रिजर्वेशन कोटा ये भी होता है। जी सर। फिर ये IIM अहमदाबाद में भी कुछ चला। I am Ahmedabad to introduce reservation in PhD admission from 2025। एक्चुअल में काफी लंबे समय से एक विवाद बना हुआ है। इसमें नहीं सर, हर टॉप यूनिवर्सिटीज में ये बातचीत की जा रही है कि भाई इंक्लूजन केवल निचले लेवल पर ही होगा क्या? क्या हम हायर अथॉरिटी के रूप में इंक्लूजन कर पाएंगे समाज के सबसे पिछड़े वर्ग का? तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, ये बहुत बड़ा निर्णय माना जाएगा। खास करके इस डिसीजन के माध्यम से यह बात तय हो गई कि समावेशन हर चरण में किया जाएगा, प्राथमिक चरण में भी और शीर्ष चरण में भी। जैसे कई बार जो हमारे देश में SC और ST को 2 रिजर्वेशन है सर, एक रिजर्वेशन उनके प्रवेश के समय होता है और एक रिजर्वेशन प्रमोशन के समय होता है। तो प्रमोशन रिजर्वेशन का मकसद भी यही है कि हम हायर अथॉरिटी में समावेशन कब लाएंगे जहां हर समुदाय का व्यक्ति हमें मिल पाएगा। तो जैसे PhD जैसी जो जॉब हम कहेंगे कि डिग्री है, या PhD जैसी जो रिसर्च सेगमेंट होते हैं, यहां भी जरूरी है कि हर समुदाय का पार्टिसिपेशन हो। आर्टिकल 15 के तहत हम जानते हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसी का टारगेट ही है कि आप वेलफेयर स्टेट के रूप में सभी के कल्याण के लिए काम कर सके। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो 60 वर्षों से लगातार परंपरा 1971 से थी, उसको ब्रेक किया गया और 2025 में अंतिम रूप से कहा गया है कि वहां रिजर्वेशन के वो सारी चीजें रहेगी। और इसके लिए सर जो आपने यहां देखा होगा कि जो कानून है CERA सेरा वाला जो कानून है, इसके तहत भी ये बातचीत बनती है कि आपको इसको फुलफिल करना पड़ेगा। जी सर, ये क्योंकि अहमदाबाद का मसला है तो गुजराती अखबारों में काफ़ी इसकी हियरिंग की कमेंट आती है। मैंने इनके जो तर्क थे हाईकोर्ट में, ये क्या दे रहे हैं IIM अहमदाबाद वाले कि देखिए, जब कैट एग्ज़ाम से हमने MBA में बच्चों को एडमिशन दिया तो SC ST सब कोटा था, और वो हमसे पढ़े हैं तो वो अब इतने इक्विप्ड हो गए हैं कि अब PhD वाली एग्ज़ाम में वो बिना कोटे के कम्पीट कर सकते हैं, इसलिए उनको कोटा उधर देना हम ज़रूरी नहीं समझते। लेकिन कोर्ट ने वो सब दलीलें नहीं मानी कि जो संविधान के हिसाब से तो आपको करना पड़े। मित्रों, ये तो थीमेटिक और भी इसमें और भी सारे मुद्दे हैं कि जो SC ST वगैरह में क्रीमी लेयर जोड़े जाएँ, और उसके बाद फेडरलिज्म, जजमेंट्स, राइट्स इश्यू एंड अन्य तो पॉलिटी के काफ़ी सारे करंट अफेयर्स मधुकर सर कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो को आगे भी आप देखते रहें। मैं थोड़ा अपने पैरों को आराम देता हूँ क्योंकि मुझे बीच में चिकनगुनिया हो गया तो अभी इतनी शक्ति रहती नहीं है। मतलब नहीं, फिर भी हम कहेंगे कि लगभग कंटिन्यूअसली सर का सपोर्ट बना हुआ है, और इस मतलब हेल्थ कंसर्न होने के बावजूद सर कंटिन्यूअसली खड़े हैं। मैं बस इतनी रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि एक एजुकेटर के तौर पर सारी चीजें बेस्ट होने के बावजूद भी अगर वो इतना डेडिकेटेड है, तो यदि आप एक एस्पिरेंट इतने डेडिकेट नहीं हो सकते तो सर सच बता रहा हूं, भले बुरा लगे, मत करो तैयारी, जी। तुमसे ना हो पाएगा। तो मित्रों, वीडियो को जारी रखिए, पूरा वीडियो कंप्लीट करें क्योंकि इसके बाद 20 तारीख को जो UCSE स्कॉलरशिप टेस्ट होगी उसके अंदर इसी में से प्रश्न आने वाले हैं, तो आप अच्छा स्कोर बना सकते हैं, स्कॉलरशिप, लैपटॉप, मोबाइल बहुत कुछ जीत सकते हैं। क्या बात है। लेट्स क्रैक इट। जी हाँ, नमस्कार मित्रों। तो मंथली करंट अफेयर्स के अंदर अब तक हमने ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, पॉलिटी, गवर्नेंस देखा, इंटरनेशनल रिलेशन, पर्सन इन न्यूज़, साइंस, टेक्नोलॉजी और बहुत सारे अन्य करंट अफेयर्स के लिए मैं स्वागत करता हूं किंजल चौधरी सर का। वैसे इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर रोज़ इतनी घटनाएं होती हैं कि सर के कंटिन्यूस वीडियो आते हैं जिसकी पूरी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन उसमें भी कुछ मेजर करंट अफेयर्स की सर चर्चा करेंगे ताकि आपका स्वाद बना रहे। सर बताइए क्या चर्चा। धन्यवाद सर, सबसे पहले आपने यहाँ पे बुलाया और ये मौका दिया। सर, करंट अफेयर्स में अगर हम IR की बात करें तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऑफ लेट अगर आप देखें तो 10 से 12 सवाल IR से हमारे मिल जा रहे हैं, और इनमें अगर हम देखें तो ये बड़े ही डायनामिक होते हैं, करंट टॉपिक से उठाए जाते हैं, तो हमें कंटिन्यूअसली एक अखबार पे नज़र रहनी चाहिए। इसके सिवा कुछ ऐसे स्टैटिक टॉपिक्स भी हैं जो पिछले कई सालों से न्यूज़ में आ रहे हैं और वो न्यूज़ में रहते भी हैं। फिर वो वेस्ट एशिया हो गया, यूक्रेन वाला रीजन हो गया, पिछले साल की बात करें तो अफ्रीका में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट UPSC ने दिखाया है, तो सब सहारन अफ्रीका, कू बेल्ट और इस प्रकार से सवाल आए हैं। तो बहुत आवश्यक है हम जानें, तो आइए आज कुछ टॉपिक्स देखते हैं। तो सर, अगर आप देखें तो जिस रीजन की बात कर रहा हूँ, ब्लैक सी और ये सारा रीजन, मेडिटेरेनियन की बात करें तो तुर्की की बात हो रही है। तो तुर्की में अर्डोगन साहब ने 2019 से हर साल कश्मीर राग अलापा था। इस बार उन्होंने कहा कि भाई कश्मीर बहुत हो गया, पूरा फोकस इनका गाजा पे रहा है। और तुर्की कारण है वो ब्रिक्स का सदस्य बनना चाह रहा है, लेकिन अगेन ब्रिक्स का सदस्य बनना भले चाहे,
लेकिन वो एक्चुअल गेम यूरोपियन यूनियन के लिए खेल रहा है, जिसमें वो ब्लैकमेल की तरह ये कार्ड यूज़ कर रहा है कि EU का सदस्य नहीं बनाओगे तो मैं ब्रिक्स का सदस्य बन जाऊँगा। तो ये कहानी है सर इसकी। बाकी इंडिया ने तो आज तक कहा था कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल, लेकिन फाइनली एर्डोगन साहब की बात करें तो इसमें सुधार आया है। जैसे मैं कुछ स्टैटिक सवाल की बात कर रहा था, तो बड़ा ज़रूरी है यहाँ पे हम स्ट्रेट्स की बात करें, तो तुर्की की बात करें तो जो स्ट्रेट्स हैं इसके बॉस्फोरस स्ट्रेट, डार्डेनल स्ट्रेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, सी ऑफ मार्मरा बड़ा इंपॉर्टेंट है। सी ऑफ मार्मरा की बात करें तो यहाँ पे बीच में एक सी वीड का आउटग्रोथ हुआ था, पूरा का पूरे समुद्र में फैला था, तो बहुत न्यूज़ में आया था वो। तो ये रीजन इंपॉर्टेंट है, तो ये टर्किश स्ट्रेट्स हमें याद होने चाहिए हर हालत में। अगर बात करें हम ब्रिक्स की, तो इस बार कहाँ पे ब्रिक्स समिट होने वाला है, तो कजान नाम की जगह है जहाँ पे ये होगा। कजान अगेन टाटरस्तान का कैपिटल है। ये अगर आप देखें तो ऑटोनोमस रिपब्लिक है, रशियन रिपब्लिक विद इन रशिया। टाटर्स कौन है, तो तुर्किश स्पीकिंग पीपल हैं जो यहाँ पे रहते हैं। तो इस प्रकार से हमें सिर्फ कजान पे जाके रुकना नहीं है, डिटेल तक हमें जाना होता है, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छे से पढ़ें, इसको गहराई में जानें। ईरान का अगर आप देखें तो बीच में इन्होंने भारत को कोसा है। ईरान के बारे में कहा कि इंडिया वो जगह है जहाँ पे हमारे माइनॉरिटीज सफ़र कर रहे हैं, और भारत ने कहा ये अनएक्सेप्टेबल है, एटलीस्ट पहले अपने गिरेबान में झांकें। कुछ इसी प्रकार की बात भारत ने इनको कही है कि आपके यहाँ क्या होता था मत भूलिए, किस प्रकार से माशा अमीनी को लेके आपके यहाँ एंटी हिजाब प्रोटेस्ट हुआ है, तो वो दिन आप ना भूलें, भारत ने ये साफ साफ कहा है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो पन्नू साहब वापस काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं। रिसेंटली हुआ यूं है कि पन्नू सिख फॉर जस्टिस, अगर आप देखें तो उनको हेड करता है ये, और इसके साथ बड़ा ही रैडिकल ग्रुप है। भारत की बात करें तो भारत में तो साफ साफ कहा गया है ये एक अनलॉफुल ग्रुप है, सिक्स फॉर जस्टिस। और इन्होंने एक यूएस में सिविल लॉसूट फाइल किया है। सिविल लॉसूट है, क्रिमिनल नहीं है, जिसके अंतर्गत भारत सरकार को इसमें टारगेट किया गया है। एनएसए अजीत डोवाल हैं, और वैसे ही आप देखें तो फॉर्मर आरएनडेडब्ल्यू चीफ समंत गोयल जी हैं। तो इन सब के नाम पे डायरेक्टली ये सिविल लॉसूट फाइल किया गया है। हालांकि भारत ने इस पे कोई रिएक्शन भी शो नहीं किया। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री यूएस भी गए थे, और हमने इसको काइंड ऑफ इग्नोर किया है। बाकी जो आगे बढ़ने वाला काम है हम बढ़ते रहे हैं। नेटफ्लिक्स IC-814 हाईजैकिंग पे एक सीरीज बनाया है इन्होंने, और इसके साथ यहाँ पे एक प्रकार से अगर आप देखें तो बड़ा इस पे न्यूज़ बना है। कारण क्या है कि इन हाईजैकर्स की अगर हम बात करें तो इन्होंने इनका नाम शो नहीं किया इस सीरीज में, जिस सीरीज की हम बात कर रहे हैं, और ये हरकतुल मुजाहिदीन के आतंकवादी थे, इनका नाम इन्होंने बताया नहीं। और उसके बाद भारत सरकार ने नेटफ्लिक्स को भी कहा है कि ये नहीं चलेगा, इसमें आपको सुधार लाना होगा, और इन्होंने भी अंडरटेकिंग दिया, और उसके बाद नेटफ्लिक्स सीरीज में इनका नाम शो किया जा रहा है। उसके बाद से यहाँ पे रशियन आर्मी ने कहा है कि वो सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी बनेगी आफ्टर चाइना, और इसके लिए और भी नई भर्ती की जाएंगी, ऐसा पुतिन ने उन्होंने साफ साफ कह दिया है। यहाँ पे देखने वाली बात यह है, जब ये 1.5 मिलियन स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, तो यहाँ पे जो मैं डेटा देख रहा था एज पर द ग्लोबल फायर पावर 2024, इंडिया इस वक्त नंबर 2 पे है, 1.5 मिलियन से थोड़ा कम है। तो रशिया यहाँ पे नंबर 2 पे आना चाहेगा, तो यानी कि इंडिया नंबर 3 पे जाएगा। चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन वापस से आगे बढ़ रहा है। चाइना ने एक बीजिंग में समिट होस्ट किया है 53 अफ्रीकन नेशंस के साथ, और ये 2000 से ही अफ्रीका के साथ चाइना ने ये कोऑपरेशन का समिट स्थापित किया था। इस बार की बात करें तो $51 बिलियन चाइना ने कहा है कि इनको दिया जाएगा ताकि इनके साथ कोऑपरेशन किया जाए। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि भारत भी अफ्रीकन यूनियन के साथ काफी गहराई से कोऑपरेशन करता है, और अब तक कहीं ना कहीं भारत ग्लोबल साउथ को जिस प्रकार से आगे बढ़ा रहा है, उसका कहीं ना कहीं एक लीडरशिप उससे नेचुरली मिली हुई है। उससे भी चाइना थोड़ा सा बैकफुट में था, तो वापस से वो जो वैक्यूम बन रहा था उसको यहाँ पे फिल करने का इसने पूर्ण रूप से प्रयास किया। हालांकि पहले भी चाइना के साथ हमेशा से काफी क्लोज कोऑपरेशन अफ्रीका के साथ रहा है, लेकिन थोड़ा सा डेट ट्रैप वाली डिप्लोमेसी हमेशा चाइना के साथ रहती है, तो अफ्रीकन नेशंस थोड़े बैकफुट में थे। यहाँ पे समिट ऑफ द फ्यूचर न्यूयॉर्क यूएसए में हुआ है, पीएम मोदी गए थे, जहाँ पे आप सभी ने देखा भी होगा। तो आपको मालूम होना चाहिए इसका उद्देश्य क्या है, और इस बार किस बात पे चर्चा हुई है, तो थीम वगैरह क्या है हमें अच्छे से मालूम होना चाहिए। पैसिफिक आइलैंड फोरम वैसे ही है। यहाँ पे इसका रिसेंटली अगर आप देखें तो इनका 53rd मीटिंग हुई है। यहाँ पे हमें जानना होगा कि फिपिक नाम का एक हमारा फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन है, जिसमें हम भी इनके साथ कोऑपरेट करते हैं। तो ये रीजन ओशियानिया है। यहाँ पे जो जो कंट्रीज हैं, छोटे छोटे आइलैंड स्टेट्स हैं, तो इनके बारे में हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि अगर इनको हम वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करें तो कौन सा पहले आएगा, कौन सा पीछे जाएगा। इन पे सवाल बनने की गुंजाइश रहती है एक।
अल्बानिया के साथ बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूज़ आ रहा है, जैसे कि आपने सुना होगा इटली में, रोम में वेटिकन सिटी है, कुछ वैसा ही अल्बानिया भी बनाने का प्रयास कर रहा है। टिराना, जो कि उसका नेशनल कैपिटल है, उस नेशनल कैपिटल में ये एक एन्क्लेव बनाना चाह रहा है, जो कि पॉलिटिकल होम होगा, और ये एक काइंड ऑफ एक वेटिकन होगा, जो कि बेक्ताशी मुस्लिम्स के लिए होगा, जो अल्बानिया में रहते हैं। बेक्ताशी मुस्लिम्स की अगर हम बात करें, तो आप देख सकते हैं ये सूफी इस्लामिक ऑर्डर को फॉलो करते हैं, और इसकी स्थापना ओटोमन एम्पायर के दौरान, यानी जो तुर्किश एम्पायर, जिसको सरल भाषा में बोलूं तो ओटोमन एम्पायर के दौरान इनकी स्थापना हुई थी। अगेन अल्बानिया जब आप देखें तो इसका मैप जरूर देखें, क्योंकि ये किसके बीच में है, यहाँ पे इटली है, यहाँ पे अल्बानिया है, तो बीच में ओट्रांटो स्ट्रेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम होना चाहिए। ऊपर एड्रियाटिक सी, नीचे आयोनियन सी है, तो ये जरूर जानिएगा। इसके सिवा यहाँ पे कोसोवो है। कोसोवो की बात करें तो इसको भारत एक देश नहीं मानता है, भारत आज भी कहता है कोसोवो सर्बिया का ही हिस्सा है। मित्रों, ये सारी पीडीएफ फाइल भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। शायद अगर मोबाइल स्क्रीन में आपको ये फॉन्ट अच्छे से ना देख रहे हो, नीड नॉट वरी, एवरीथिंग इज डाउनलोडेबल, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सर बिल्कुल सर। सर यहाँ पे लेबनान अगेन न्यूज़ में है, रिसेंट अटैक्स हुए हैं, पेजर अटैक्स हुए हैं, और वैसे ही वॉकी टॉकीज में भी अटैक हुआ है, तो इस वजह से लेबनान न्यूज़ में है। लेबनान अगेन लोकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका कैपिटल बेरूत है, मालूम होना चाहिए। किस प्रकार से यहाँ पे काफ़ी सवाल यूपीएससी ने पूछा है कि इसमें से क्या जॉर्डन मेडिटेरेनियन सी से उसका लगता है या नहीं लगता है, उसका टेरिटरी कैसे टच हो रहा है, तो ये पूरा रीजन आपको मालूम होना चाहिए। गोलन हाइट्स इसराइल के पास अगर है तो किसका था उससे पहले, तो कहाँ से लिया है, वैसे ही वेस्ट बैंक कैसे आया है, तो ये पूरा रीजन इसराइल का मैप हमें हमारे फिंगर टिप्स पर होना चाहिए। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम इस पूरे जियो पॉलिटिक्स को समझें तो हमें कहीं ना कहीं इस्लाम में जो शिया सुन्नी वर्जन जो हैं, हमें उनको भी जानना पड़ेगा। वैसे तो इस्लाम में बहुत सारे फिरके हैं, 72 के करीब हैं, लेकिन दो मेजर ग्रुप्स हैं, शिया ग्रुप्स हैं। इसमें हमें ये जियो पॉलिटिक्स समझने के लिए ज़रूरी है कि कहाँ पे शियाज हैं, कहाँ पे सुन्नीज हैं, और इसके बारे में बड़ा ज़रूरी है। कुछ ग्रुप्स न्यूज़ में भी रहते हैं, जैसे कि आप यमन की बात करें तो यहाँ पे हुतीज हैं, तो हुतीज और शियाज जो कि हमेशा न्यूज़ में रहते हैं। वैसे ही हिजबुल्लाह की बात करें, जहाँ पे ये पेजर अटैक हुआ है, जो कि लेबनान में मजबूत पकड़ रखते हैं, तो ये भी शियाज हैं। बाकी शिया पावर अगर आप देखें तो ईरान के द्वारा पावर्ड है। वैसे ही इराक भी आज वो देश है जहाँ पे अधिकतम लोग शिया हैं। अगेन पॉपुलेशन थोड़ा 50-50%, 60-40% जैसा है, बढ़िया सर। तो इस तरीके से हमें जानना होगा। वैसे ही सीरिया में बशर अल असाद शिया है, मुस्लिम मेजॉरिटी में, लेकिन अगर आप देखें तो वो सुन्नीज हैं जो मेजॉरिटी में हैं, तो इस वजह से पावर को लेके यहाँ पे स्ट्रगल चलता रहता है। सद्दाम हुसैन भी वैसे ही सुन्नी थे, लेकिन पॉपुलेशन अधिकतम शिया थी, तो ये पावर स्ट्रगल चलता है, तो ये मालूम होना चाहिए। बाकी इंडिया एक प्रोग्राम लेके आया है, 1 लाख फ्री वीजा देगा उन सभी लोगों को जो अपने साथ अपने मित्र लेकर के आएंगे, जो कि विदेश से ला रहे हैं, तो उनके लिए हम लेकर के आए फॉरेन फ्रेंड्स ऑफ इंडियन डायस्पोरा, उनको फ्री वीजा हम देंगे। हर व्यक्ति को आप अगर देखें तो चलो इंडिया कैंपेन के अंतर्गत 5 वीजा हम उनके मित्रों को फ्री में देंगे। यहाँ पे इंडिया सिंगापुर सेमीकंडक्टर पैक्ट है, जिसमें हम सिंगापुर से इन्वेस्टमेंट भारत लाना चाह रहे हैं, जिसके द्वारा भारत में जो सेमीकंडक्टर को लेके नॉलेज डेवलपमेंट हो, साथ साथ इन्वेस्टमेंट आ सके, उन सबको हम बढ़ावा दे सकें। तो सर ये इंटरनेशनल रिलेशंस के कुछ टॉपिक्स जी हैं। मित्रों, इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक्स पे सर ने चर्चा की है। आपने अब तक देखा होगा कि सर का ना सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशन पे बल्कि ज्योग्राफी के ऊपर भी काफ़ी कमांड है, और फाउंडेशन और थियोरेटिकल एस्पेक्ट और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी सर की काफ़ी ग्रिप है। सर ये तो यूट्यूब पे चलता रहता है, पर यूट्यूब की एक तकलीफ ये होती है कि मतलब बहुत सारे वीडियो आते रहते हैं, तो आपके ये जो कोर्सेज हैं उनकी क्या विशेषता है कि जहाँ पर स्ट्रक्चर तरीके से, या फिर से आप उसे कैसे कैप्चर करें? सर यूट्यूब में हमारा प्रयास रहता है कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम सब तक पहुंचा सकें, लेकिन दिन भर में इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि और भी बहुत सारे आयाम हैं जो कि हमें कवर करना होता है। तो यहाँ पे जो हमारा कोर्स चल रहा है, करंट अफेयर्स का कोर्स है, इसमें अगर आप देखें तो हम सब कुछ कवर करते हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, जितने भी टॉपिक्स हैं जो न्यूज़ में आया है हफ्ते भर में, हम बस 2 क्लास में कवर करते हैं इसको। तो सर ये एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर दिखता है, जिसमें प्रीलिम्स भी आता है, मेंस भी आता है, सब कुछ कवर करते हैं। ऐसा कोई टॉपिक नहीं होता जो नहीं छूटता है। और सर बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे भी हमने इसको रखा है। जनवरी अंत तक की क्लास चल रही है, 31 जनवरी तक 999 में रखा है। बाकी हमारे प्लेटफॉर्म में सब्सक्रिप्शन के साथ तो फ्री है ही। जी। और सर मतलब प्रेजेंटली आपका ये कोर्स चल रहा है जो आप बता रहे थे, जनवरी तक है? बिल्कुल सर, जनवरी उसके तक है। बाद क्या होगा? उसके बाद सर इसी को हम कोशिश करेंगे कि क्रैश कोर्स के रूप में लेकर के आएँ, क्योंकि प्रीलिम्स आ जाएगा तो जी। फिर ये जो पढ़ाया है और अब तक जो भी इम्पोर्टेंट 2023 में 2024 में रहा है वो भी इंक्लूड कराएंगे, ताकि प्रीलिम्स रेडी हमारे विद्यार्थी हो सकें।
और मित्रों इसके अलावा साइंस टेक्नोलॉजी पर्सन इन न्यूज़ और बाकी जितने बहुत सारे करंट अफेयर जनरल नॉलेज के टॉपिक्स थे वो भी किंजल सर आज कवर करवा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिए। और इसी वीडियो में से यूसीएससी जो 20 तारीख को स्कॉलरशिप टेस्ट होगा सुबह 11 बजे शाम को 5 बजे, उसको भी आप दीजिएगा। वहाँ पर आप ना सिर्फ ये लैपटॉप मोबाइल वगैरह तो जीत ही सकते हैं, पर अनअकैडमी के सारे कोर्सेज पे अप टू 90% स्कॉलरशिप भी है। ऑल द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन, टेक बेनिफिट ऑफ दिस। और अब सर आगे कंटिन्यू रखेंगे, बाकी के सब्जेक्ट्स सर कंप्लीट करेंगे। सर थैंक यू वेरी मच। और आज जो हमारी फर्स्ट टाइम फेस टू फेस मुलाकात हो रही है, तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर भी मैं आपका स्वागत करता हूँ। और ग्रेट प्लेजर टू हैव यू हियर ऑन अनस्टॉपेबल चैनल एंड अनअकैडमी टीम। थैंक यू। धन्यवाद सर, आपसे जुड़ के बहुत प्रसन्नता हुई, हमेशा से आपसे जुड़ने का ये सौभाग्य मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों आईआर कवर करने के बाद आइए जरा साइंस एंड टेक कवर करते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े आपको याद दिलाना चाहूंगा मेरा करंट अफेयर्स का कोर्स है, जिसमें हफ्ते भर का करंट अफेयर्स, क्या इकोनॉमी, क्या पॉलिटी, क्या साइंस एंड टेक, क्या आर्ट एंड कल्चर, सब कुछ यहाँ पर आपको एक साथ मिलता है। हफ्ते में बस 2 दिन क्लास होती है और हफ्ते भर के करंट अफेयर्स, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के ही पर्सपेक्टिव से आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों साइंस एंड टेक की कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों न्यूज में है मिनी मून। मिनी मून दोस्तों वो एस्टेरॉयड है जो कि अर्थ की ग्रेविटी में आके फंस जाता है, और जैसे मून अर्थ का चक्कर लगाता है, परिक्रमा करता है, कुछ वैसे ही वो भी परिक्रमा करता है, लेकिन ये कुछ देर तक ही करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 2024 PT5 ये जो एस्टेरॉयड है, ये कुछ इस प्रकार से अर्थ का चक्कर लगा के फाइनली एक टाइम आएगा, एक लूप लगाने के बाद, जब वो अर्थ की ग्रेविटी से एस्केप कर जाएगा। यूजुअली ये बड़े छोटे होते हैं। अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपको आंखों से दिखने वाला है, ऐसा नहीं होगा, बहुत छोटा है, आंखों से नहीं दिखेगा। अब तक दोस्तों 4 मिनी मून डिटेक्ट हुए हैं। यहाँ पर दोस्तों बहुत जरूरी है, जब हम एस्टेरॉयड की बात कर रहे हैं तो क्या होता है कॉमेट, क्या होता है एस्टेरॉयड, क्या होता है मीटियोरॉयड, क्या होता है मीटियोर, और कब इसको कहते हैं मीटियोराइट, इसको आप जाने। दोस्तों यहाँ पे आपको बता देता हूँ, कॉमेट अगर आप देखें तो ये कुपियर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं या फिर ऊट क्लाउड वाले रीजन से ओरिजिनेट करते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों ये सोलर सिस्टम हमारा जो है उसके कुछ अंत की ओर आपको देखने मिलता है, जहां पे कुपियर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स और ऊट क्लाउड रीजन आपको देखने मिलता है, वहीं से कॉमेट ओरिजिनेट करते हैं। बाकी दोस्तों क्या है आप डिटेल में अवश्य इनको देख सकते हैं। दूसरा दोस्तों हुआ यूं है, सुनीता विलियम्स काफी ज्यादा न्यूज में है कि वो स्पेस में अटकी हुई है। कारण है जो प्रोपल्शन सिस्टम था जिसके द्वारा इनको वापस लाना था, उसमें हीलियम लीक हुआ है। तो बहुत जरूरी है हम जाने आखिरकार हीलियम का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं रॉकेट्स में। देखिए दोस्तों सबसे पहली बात तो क्या है, आपको जानना होगा कि जब फ्यूल होता है फ्यूल टैंक में, जब हम उसे बर्न करते हैं, हाइड्रोजन होता है, उसको ऑक्सीडाइजर के साथ बर्न किया जाता है, तो रॉकेट के इंजन में जो भी अगर आप देखें तो फ्यूल टैंक में जो एम्प्टी स्पेस उत्पन्न होता है उसमें हीलियम भरा, उसमें हीलियम साथ में उसको रिप्लेस करता जाता है ताकि ओवरऑल प्रेशर बना रहे। इसके सिवा हाइड्रोजन का फ्लो भी रेगुलेट करने के लिए हम हीलियम यूज करते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों ये भी जानिए, क्योंकि हीलियम उसके एटम्स बड़े छोटे होते हैं, तो यदि टैंक में लीकेज होता है तो हीलियम सबसे पहले हम डिटेक्ट कर पाते हैं। हीलियम स्वयं इनर्ट गैस है, सेकेंड लाइटेस्ट एलिमेंट है आफ्टर हाइड्रोजन, तो इसको लीक डिटेक्ट करने में भी इस्तेमाल किया जाता है। वैसे ही कूलिंग सिस्टम्स के भी इसको रेगुलेट करने में हीलियम का बड़ा रोल रहता है। अगला न्यूज है दोस्तों, ईरान ने न्यू रिसर्च सैटेलाइट चामरान 1 उसको लॉन्च किया है। अब इसके साथ अगर आप देखें तो ईरान ने तो कहा है कि इस सैटेलाइट लॉन्च के पीछे कारण है कि जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो कि ऑर्बिटल मैनूवर में इस्तेमाल हो, उसको वो चेक कर सकें कितना आसानी से ये, कितने अच्छे से ये काम कर रहा है। ऑर्बिटल मैनूवर क्या हुआ दोस्तों, अगर सैटेलाइट है, आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ये सन है, तो इस प्रकार से एक ऑर्बिट 1 है, एक ऑर्बिट 2 है, एक ऑर्बिट 3 है, तो अलग अलग ऑर्बिट्स में ये मूव करते हैं। तो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करना, इसको यहाँ पे ये बेहतर टेस्ट कर पाएंगे। हालांकि दोस्तों यहाँ पे यूएस बड़ा परेशान है। उसका कहना है कि इस प्रकार के रॉकेट लॉन्च से बेसिकली ईरान अपने ICBM कैपेबिलिटीज, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की कैपेबिलिटीज को टेस्ट कर रहा है। इसके सिवा दोस्तों न्यूज में है वीनस मिशन, गवर्नमेंट से नॉड मिल चुका है, यानी एक्सेप्टेंस मिल चुका है। वीनस ऑर्बिटर मिशन मार्च 2028 में लॉन्च किया जाएगा। और दोस्तों ये स्टडी करेगा कि आखिरकार वीनस, जहां पे कभी जो एटमॉस्फेयर था, जहां पे कभी इन्वायरमेंट था, वो कुछ अर्थ जैसा हुआ करता था, फिर क्या हो गया कि वीनस आज हमारे अगर आप देखें तो पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में सबसे गर्म प्लैनेट है। क्या हो गया आखिरकार वीनस में, कैसे वहां का क्लाइमेट चेंज हुआ, इसको हम बेहतर समझ पाएंगे। दोस्तों साथ ही साथ चंद्रयान 4 को भी गवर्नमेंट नॉड मिल चुका है, यानी एक्सेप्टेंस हो चुका है। चंद्रयान 4 अगर आप देखें तो ये लूनर सरफेस पर जाएगा हमारा, और उसके साथ वहां से सैंपल भी कलेक्ट करके वापस अर्थ लाना है। ये टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन होने वाला है फ्यूचर मैन्ड मिशंस के लिए। हमारे एस्ट्रोनॉट्स वहां जाएंगे
और वहाँ से वो वापस भी आना है उनको, तो उनके लिए भी इनको हम कहीं ना कहीं वो टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन होगा। ये अगर आप देखें चंद्रयान 4 भी शिव शक्ति पॉइंट पे ही वहां पे लैंड करने वाला है। शिव शक्ति पॉइंट चंद्रयान 3 का लैंडिंग साइट था। दोस्तों यहाँ पे प्रेस व्यू आई ड्रॉप बड़ा न्यूज में रहा है। कंपनी ने क्लेम किया था अगर आप ये आई ड्रॉप्स डालेंगे तो जो उम्र के साथ पास की चीज़ों को पढ़ने के लिए जो आपको चश्मे की आवश्यकता होती है उसकी आवश्यकता खत्म हो जाएगी। गवर्नमेंट ने जो इसको नोट दिया था वो वापस से विड्रॉ कर लिया है। दोस्तों बड़ा ज़रूरी है यहाँ पे आप समझें प्रेस बायोपिया नॉर्मल विजन में क्या अंतर है, हाइपर मेट्रोपिया या हाइपरोपिया और मायोपिया क्या होता है। साथ ही साथ आप अपनी साइंस एंड टेक की किताब में अगर आप देखेंगे तो क्लियरली दिखेगा आपको कि कौन से प्रकार का लेंस का इस्तेमाल करते हैं। यदि हाइपरोपिया है तो कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करते हैं, मायोपिया है कॉनकेव लेंस इस्तेमाल करते हैं। मायोपिया यानी कि दूर की चीजें क्लियरली नहीं दिख रही, हाइपरमेट्रोपिया यानी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नहीं दिख रहे। दोस्तों हाइपरमेट्रोपिया किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन वो प्रकार हाइपरमेट्रोपिया का जो उम्र के साथ होता है उसे हम कहते हैं प्रेस बायोपिया, जिसमें पास की चीजें नहीं दिखती, आपको चश्मे की आवश्यकता होती है। तो किस प्रकार का लेंस इस्तेमाल होता है यहाँ पे मैंने दे दिया है, आप इसको अवश्य पढ़िएगा क्योंकि ये सवाल बनने की गुंजाइश काफी ज्यादा इसमें रहती है। मॉन्टेलुकास दोस्तों ये वो दवाई है जो कि अस्थमा के ट्रीटमेंट में दिया जाता है। इसके सिवा कॉमन कोल्ड होता है तो ये एक एंटी हिस्टामिन यानी एंटी एलर्जिक की तरह इसे इस्तेमाल करते हैं तो भी इस्तेमाल होता है। लेकिन समस्या ये हो रही है ये ओवर यूज हो रहा है, जिस वजह से ऐसा कहना है कि बच्चों में अगर इसको दिया जा रहा है तो मेंटल हेल्थ इश्यूज उत्पन्न हो रहे हैं, जैसे डिप्रेशन, जैसे सुसाइडल थॉट, ये सब भी यहाँ पे मॉन्टेलुकास का डेंजरस साइड इफेक्ट है। जरूरी है आप इसको जानें और इसको समझें। दोस्तों साइंस एंड टेक के बाद है पर्सन इन न्यूज, वो लोग जो न्यूज में रहे हैं। सबसे पहले सबलांका क्वीन ऑफ हार्ड कोर्ट्स बताई जा रही है, यूएस ओपन टाइटल इन्होंने जीता है। जाहिर सी बात है दोस्तों स्पोर्ट्स पे काफी ज्यादा यूपीएससी की नजर है, तो आप भी जानिए अगर अलग अलग 4 प्रकार के टेनिस कोर्ट होते हैं, ग्रास कोर्ट होता है, क्ले कोर्ट होता है, आर्टिफिशियल ग्रास का कोर्ट होता है और हार्ड कोर्ट होता है। हार्ड कोर्ट में अगर आप देखें तो हार्ड सरफेस का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आप देखें तो काफी मजबूत सतह होती है जो यूज में किया जाता है। अब दोस्तों इसमें अगर एसफाल्ट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, इसमें बाकी चीजें भी यूज होती हैं, तो यहाँ पे हमें जानना होगा उसके कंपोजिशन का तो हमें मतलब मालूम होना चाहिए, लेकिन ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट किस प्रकार के कोर्ट में खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट में खेलते हैं, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट में खेला जाता है, विंबलडन एकमात्र ग्रैंड स्लैम इवेंट है, टूर्नामेंट है जो कि ग्रास कोर्ट में खेला जाता है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे पैरालंपिक मेडलिस्ट के लिए सरकार ने प्रोत्साहित करने के लिए बड़ा कैश प्राइज डिक्लेयर किया है। जो गोल्ड मेडलिस्ट रहे पैरालंपिक्स में उनको 75 लाख दिया जा रहा है। अगेन इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में 50 लाख सिल्वर के लिए, 30 लाख ब्रॉन्ज मेडलिस्ट के लिए। जहां पे मिक्स्ड टीम इवेंट्स थे वहां पे 22.5 लाख हर प्लेयर को दिया जा रहा है। इंडिया का राइज पैरालंपिक्स में अतुलनीय रहा है। आप देखें तो 4 मेडल हम 2016 में जीते थे, और वहीं अगर आप देखें तो टोक्यो पैरालंपिक्स में 19 जीते और पेरिस पैरालंपिक्स में 29 मेडल जीते हैं। 18th अगर आप देखें तो रैंक में हम 18th हुए हैं। तो इसको और प्रोत्साहित किया है भारत सरकार ने। दोस्तों रणधीर सिंह जी ये पहले इंडियन बने हैं जो कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के प्रेसिडेंट बने हैं। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडी है ओलंपिक्स के लिए एशिया में। इसको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का रिकॉग्निशन है। दोस्तों रणधीर सिंह जी स्वयं अगर आप देखें तो 5 टाइम ओलंपियन है, 77 ईयर ओल्ड हैं और इनका टेन्योर 2024 से 2028 तक चलेगा। ये स्पोर्ट्स शूटर थे। अगले दोस्तों हैं यहाँ पे विलियम डैलिरिम्पल। उन्होंने किताब लिखी है द गोल्डन रोड, हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म्ड द वर्ल्ड। काफी दोस्तों इस किताब की बात करें तो इसमें रिवर्स ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात होती है। आप लोगों ने ड्रेन ऑफ वेल्थ सुना है कि कैसे भारत का वेल्थ अंग्रेज ले गए थे, तो उनका कहना है एंशिएंट इंडिया में बिल्कुल उल्टा था। उनका कहना है कि जिस प्रकार से एंशिएंट इंडिया में रोमन्स क्लोथ्स, आइवरी, इमराल्ड, पेपर ये सब भारत से लेके जाते थे और उसके वजह से उनका पूरा का पूरा गोल्ड भारत की ओर आ रहा था। उन्होंने कहा है कि सिल्क रोड भूल जाइए, भारत का ये जो गोल्ड रोड है ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये उससे पहले भी आया और भारत के लिए ये बताता है कि कैसे भारत उन दिनों में सेंटर ऑफ ग्लोबल कॉमर्स हुआ करता था। भारत से ही सारा का सारा सामान दुनिया भर में जाता था और उसका अलग डिमांड था रोमन साम्राज्य में।
जिस वजह से वो परेशान थे कि वहां से गोल्ड भारत आ रहा है। अगला है दोस्तों माई बिलोवेड वाइफ, नहीं माई बिलोवेड लाइफ। दोस्तों ये एक नॉवेल है जो कि अमिताभ कुमार जी ने लिखा है, बस नाम जानिए इतना ही जरूरी है। दोस्तों इंडिया एट 100 एनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस, ये एक किताब है जो कि कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी ने लिखी है। ये भारत के फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे 2018 से 2021 के बीच में। ये करेंटली इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं IMF में। इन्होंने कहा है कि इंडिया के पास पॉसिबिलिटी है कि 2047 तक हम $55 ट्रिलियन इकोनॉमी हो सकते हैं यदि हम अपने कार्ड्स प्रॉपर्ली प्ले करें। तो ये हमारा पोटेंशियल है जिसको इन्होंने कहा है। इसके सिवा इनकी IMF से भी तू मैं होती रहती है। IMF हमेशा इनका कहना है कि IMF में इंडिया का जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो हमेशा कम करके दिखाया जाता है, वास्तविकता वो नहीं दिखाते हैं। और इसके वजह से ट्विटर में काफी विवादों में भी इनके कुछ कमेंट्स घिरे थे। दोस्तों अगले हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, अनुराग कुमार दिसानायके, श्रीलंका के न्यू प्रेसिडेंट हैं। दोस्तों ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को बिलोंग करते हैं, लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने आते ही कहा है कि करप्शन को श्रीलंका में खत्म करेंगे और इसके साथ श्रीलंका के पॉलिटिक्स में जो फैमिली पॉलिटिकल डायनास्टीज थे उनको लोगों ने हटा के इनको चुना है। अगर आप देखें तो राजापक्सा फैमिली ट्री आप सभी जानते हैं, महिंदा राजापक्सा PM रह चुके हैं, गोताबया प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वैसे ही चमाल राजापक्सा एक्स मिनिस्टर हैं, बसील एक्स मिनिस्टर हैं, महिंदा राजापक्सा के बच्चे नमल योशिता ये सब भी अगर आप देखें तो एक्स मिनिस्टर रह चुके हैं, एक्स चीफ ऑफ स्टाफ टू PM रह चुके हैं, शशिंद्र एक्स मिनिस्टर रह चुके हैं। तो ये जो राजापक्सा फैमिली है इन सब से ब्रेक लेते हुए वहां के लोगों ने एक नॉन डायनास्ट को चुना है। हालांकि दोस्तों कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है तो ऐसा हिस्टोरिकली परसीव किया जा रहा है कि ये प्रो चाइना होंगे, लेकिन आते ही इन्होंने इंडिया के साथ भी रिश्ते मजबूत करने की बात की है। दोस्तों यहाँ पे श्रीलंका की बात करें तो हरानी अमर सूर्या, इन्होंने श्रीलंका की विमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है और इन्होंने ओथ भी ले लिया है। 24 साल बाद श्रीलंका में एक विमेन प्राइम मिनिस्टर आ रही हैं। ये प्राइम मिनिस्टर दिनेश गुणावर्धना को रिप्लेस करने वाली हैं। ये श्रीलंका के इतिहास में तीसरी फीमेल प्रधानमंत्री होने वाली हैं। इससे पहले चंद्रिका कुमार तुंगा जी रह चुकी हैं और काफी लंबे समय तक श्रीमावो भद्रनाइके भी रही हैं। वो ऑन एंड ऑफ आती रही हैं और ये अन्य 2 फीमेल प्राइम मिनिस्टर रही और अब ये तीसरी फीमेल प्रधानमंत्री बनी है। लापता लेडीज, इंडिया का ऑफिशियल एंट्री बना है ऑस्कर्स 2025 के लिए। अगर आप लापता लेडीज देखें तो इसके डायरेक्टर किरण राव जी हैं। जो प्लॉट है इस मूवी की, ये सेंटर है 2 न्यूली वेड वुमेन है जो कि एक्सीडेंटली अपना जगह बदल लेती हैं, ट्रेन में मूव कर रही हैं, ट्रेन जर्नी में, और अचानक से हस्बैंड्स बदल जाते हैं और उसके साथ कैसे वो वापस अपने परिवार से मिलती हैं, उसके ऊपर ये पूरी कहानी है। What went wrong with capitalism, ये किताब है दोस्तों, रुचिर शर्मा जी ने लिखी है। इसमें ये बता रहे हैं कि देखिए मॉडर्न कैपिटलिज्म में काफी कमियां हैं, काफी चैलेंजेस हैं, जैसे कि इनइक्वालिटी बढ़ रही है, ग्लोबलाइजेशन के खुद के लिमिट्स हैं, कॉर्पोरेट पावर किस प्रकार से सरकार को कंट्रोल कर रहा है, कैसे कैपिटलिज्म में शॉर्ट टर्म फोकस होता है जिस वजह से लॉन्ग टर्म लॉस हो रहा है, इन सबको इसमें इन्होंने उजागर किया है। दोस्तों यहाँ पे प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स लॉस एंजलिस में आपको सामने देखने मिला है। 76 प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स था, जिसमें अगर आप देखें तो FX ड्रामा सीरीज, FX एक चैनल है दोस्तों, उसकी ड्रामा सीरीज है शोगुन, उसने हिस्ट्री क्रिएट किया है। 18 अवार्ड्स इनको मिले हैं। आउटस्टैंडिंग ड्रामा कैटेगरी में भी शोगुन को ही मिला है। वैसे ही अगर आप देखें तो हिरोयुकी सनाडा और अना सवाई, इन्होंने होम लीड एक्टर का इनको अवार्ड, एक्टर एंड एक्ट्रेस का अवार्ड इनको मिला है। बेस्ट आउटस्टैंडिंग लिमिटेड सीरीज नेटफ्लिक्स की बेबी रेंडियर को मिला है। दोस्तों यहाँ पे सेलिब्रेटेड इंग्लिश पोएट हैं केकी दारूवाला, अनफॉर्चुनेटली इनकी मृत्यु हुई है 87 ईयर्स के एज में। दोस्तों ये फॉर्मर IPS ऑफिसर थे। इन्होंने उत्तर प्रदेश कैडर 1958 में ज्वाइन किया। इनकी पहली किताब थी अंडर ओरियन जो कि 1970 में पब्लिश हुई थी। इनको उत्तर प्रदेश स्टेट अवार्ड भी मिला था इनके सेकेंड बुक के लिए, अपैरिशन इन अप्रैल के लिए। इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है 1984 में। तो जरूरी है आप इनके बारे में जानें। दोस्तों वेटरन फिल्म क्रिटिक एंड ऑथर अरुणा वासुदेव, मदर ऑफ एशियन सिनेमा का इनको टाइटल दिया गया था। इनकी भी अनफॉर्चुनेटली मृत्यु हुई है 88 ईयर्स के एज में। दोस्तों एशियन सिनेमा को ग्लोबली इनका रोल जाता है कि इन्होंने एशियन सिनेमा को ग्लोबली विश्व पटल पे उजागर किया है। इन्होंने सिने माया मैगजीन को भी फाउंड किया था। इसके सिवा ओशियान सिने फैन फिल्म फेस्टिवल 1999 में इसकी भी यही फाउंडर रही हैं, जिसके द्वारा एशियन फिल्म्स को सपोर्ट किया गया है। अनअकैडमी